यह लड़का जूलियन क्राइफर्ट प्लेसिड है, जो एक ब्रांच फैमिली का बेटा है, नोबल क्राइफर्ट हाउस की। पहले स्कूल की हर लड़की उसके लिए अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाती थी। भले ही वह बड़े घर का नहीं था, लेकिन वह तब की बात थी। इस लड़के की जंग के मैदान में बहुत बड़ी पहचान है। सब लोग छुपी आंखों वाले यंग जूलियन के टैलेंट को जानते हैं। वह तलवारबाजी और मैजिक दोनों में जीनियस है। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सैकड़ों डीमंस को खत्म करने के लिए जाना जाता है। उसका माना कंट्रोल बिल्कुल लेजेंडरी है। लेकिन असली बात यह है, जूलियन देख सकता है जब लोग उससे डरते हैं या गुस्सा होते हैं, उनके आसपास एक रंगीन ऑरा दिखता है। उसकी ताकत के बावजूद उसकी अपनी फैमिली भी उससे डरती है। वह उसे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्रांच फैमिली का मेंबर होने के नाते जो उन सब में सबसे ताकतवर है, वह किसी भी वक्त मेन हाउस पर कब्जा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, पुराना जूलियन एक पक्का विलेन था जो बिल्कुल ऐसा ही करता। लेकिन कोई नहीं जानता कि असली जूलियन मर चुका है। उसके शरीर में अब जो है वह असल में एक रीइंकारनेटर है, मानो या न मानो। मॉडर्न दुनिया का एक लड़का, ली सीहू, एक गेम का दीवाना था जिसमें प्रोटैगनिस्ट को गद्दार विलेन मार देता है, जूलियन क्राइफर्ट। ली सीहू को जूलियन का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन भगवान ने उसे सीधा विलेन के शरीर में डाल दिया ताकि वह अपनी गलतियां सुधार सके। लेकिन दिक्कत क्या है, उसके पास शरीर तो है लेकिन लड़ने की कोई स्किल नहीं। अब ये पक्का करने के लिए कि कोई न जान पाए कि सबसे ताकतवर जूलियन असल में कमजोर है, उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये करने के लिए उसे असली जूलियन जितना ही जालिम बनना पड़ेगा। एक स्कूल एग्जाम में प्रॉक्टर का काम करते हुए एक स्टूडेंट गलती से उससे टकरा गया। जिस जूलियन को सब जानते हैं, वह इस गलती के लिए उस बेचारे बच्चे को खत्म कर देता। आसपास देखते हुए सबके पास पर्पल ऑरा है, पूरे डर का रंग। तभी एक इंस्ट्रक्टर बीच में आती है, एलिन डोनेशियन। वह अकेली है जिसके पास पर्पल ऑरा नहीं है। स्कूल में वह मैजिक की जीनियस थी और प्रोफेसर भी बन गई थी। ली जानता है कि वह जूलियन से नफरत करती होगी क्योंकि वह क्लासमेट्स थे। अचानक उसके आसपास एक पर्पल ऑरा चमकता है। इस लड़की को, जो असली विलेन को जानती थी, यह यकीन दिलाने के लिए कि वह बदला नहीं है। वह उसे बेइज्जती करने के लिए सबसे सख्त लेकिन सबसे तमीज वाले ताने देता है। ये काम करता है। ऑरा सिर्फ पर्पल नहीं होता, बल्कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सच तो ये है, जूलियन बुरा नहीं बनना चाहता था। वह बस कूल और एजी दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि वह जिंदा रह सके। ठंडा दिखने की उसकी दूसरी कोशिश ये कहना है कि गलतियों की कीमत मौत की लड़ाई से चुकानी पड़ेगी। उसने सोचा था कि वह अपनी जान की भीख मांगेगी ताकि वह बात को टाल सके, लेकिन उसने उसकी चाल पकड़ ली। उसने अपना ऑरा चार्ज किया और उसे चैलेंज किया। अगर वह स्टूडेंट्स पर तलवार उठाएगा तो उसे पहले उसे मरना होगा। उसके चेहरे पर असली जज्बात दिख रहे थे। जूलियन ने नफरत की उम्मीद की थी, लेकिन यह तो अनोखा था। और क्योंकि वह असल में ताकतवर नहीं है, वह यहाँ असली खतरे में है। जब वह स्टूडेंट्स को अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहती है, जूलियन अपनी बदनाम पहचान के हिसाब से काम करता है। वह पीछे से हमला करता है और उसकी मैजिक बैरियर को तोड़ देता है। इससे वह हैरान रह जाती है। एक मेज पास से बेकार होता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उसका शर्माया हुआ चेहरा नॉर्मल नहीं है। उसका हमला अजीब तरीके से कमजोर था। लड़की डर गई थी, लेकिन उस पल में उसकी दबी हुई फीलिंग्स वापस आ गई। सालों पहले वह जूलियन को अपना आइडल मानती थी। सबसे बड़े नोबल न होने के बावजूद भी वह परफेक्ट था। कोई लड़की उससे रेजिस्ट नहीं कर पाती थी, और न ही वह कर पाती थी। उसने उसे इतने वक्त तक एडमायर किया क्योंकि वह सब कुछ था, खूबसूरती, क्लास और टैलेंट। उसने आखिर में अपना प्यार बताया, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। वह सारी नफरत जो उसने देखी, वह बस एक टूटा हुआ दिल था। यह समझते हुए कि डर और नफरत का ऑरा गायब हो गया था। प्रोटैगनिस्ट निंजा की तरह चलता है और एक जानलेवा वॉर करता है। वह धीरे से उसका सर थपथपाता है और उसे कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। ऐसी लड़ाई में आमतौर पर कोई एक बाहर हो जाता है, लेकिन जूलियन कुछ ऐसा कहता है जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। मैं अपनी तलवार से लेडी आइलिन जैसी खूबसूरत चीज को कभी नहीं काटूंगा। वह तो बस चाहता था कि वह उसे एग्जाम हॉल का रास्ता दिखा दे। इस बात ने लड़की का दिमाग बिल्कुल घुमा दिया। वह स्कूल में जिस लड़के से प्यार करती थी, उसकी तरह क्यों बिहेव कर रहा है? और ग्रेजुएशन के बाद उसने जो बदनाम पहचान बनाई थी, उसका क्या? चलते हुए प्रोटैगनिस्ट उस बात के बारे में सोचता है जो लड़की ने कही थी। वह कि किस्सा के वह जूलियन की स्पेशल टेक्निक की बात कर रही थी, अपनी तलवार को माना से एन्चांट करना। तलवार नीली चमकती थी, जैसे वह अपने हाथों में चांदनी पकड़े हो। इस यंग लड़के ने इस हथियार का इस्तेमाल करके अनगिनत डीमंस को मारा था, और लोगों ने इसे इज्जत और डर के साथ मूनलाइट सोर्ड का नाम दिया था। यह तलवार जूलियन की पहचान है, इसलिए ली के लिए इसे चलाना बहुत मुश्किल काम होगा। यह बात कि आइलिन ने उसके लड़ने के तरीके में बदलाव पहले ही देख लिया था, बुरी खबर थी। तो प्रोटैगनिस्ट फैसला करता है कि उसे यह पक्का करना होगा कि लड़की को कुछ शक न हो। वह अपने पीछे चल रहे दो यंग लड़कों की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या कुछ गलत है। डर कर वह दोनों जवाब देते हैं कि कुछ नहीं है और आगे बढ़ते हैं। वह तीनों ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गए। मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर
जूलियन अंदर आया और थोड़ा लेट होने के लिए माफी मांगी। इसका इल्जाम बेचारी आइलीन पर डाल दिया। उसने अपना परिचय दिया, यह बताते हुए कि वह आज एडमिशन एग्जाम लेगा, भले ही वह जानता था कि स्टूडेंट्स ने उसके बारे में पहले ही सुन रखा होगा। हेरन की आंखों ने भीड़ को देखा, आखिर में एक पर रुकी, टोर्सो फैमिली के दूसरे बेटे पर। यह फैमिली क्रीपार्ट फैमिली के साथ अपने पुराने अच्छे रिश्तों के लिए जानी जाती थी। क्योंकि शुद्धियस से जुड़ना एक बहुत बड़ा सम्मान था, इस पोजीशन के लिए बहुत कंपटीशन था। आमतौर पर एडमिशन में एक इंस्ट्रक्टर और एप्लीकेंट के बीच लड़ाई होती थी। अगर जूलियन इस प्रोसेस के दौरान टोर्सो फैमिली के दूसरे बेटे को फेल कर देता तो एसोसिएशन ऑफ एल्डर्स इससे उसे खत्म करने का मौका बना लेती। हेरन को लगा कि जूलियन की बदनामी की कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। यंग लड़के ने कैंडिडेट से बात करना जारी रखा, पूछते हुए कि क्या वह सब शटाइज ज्वाइन करना चाहते हैं। थोड़ा डरते हुए यंग लड़कों ने हाँ कहा। सिल्वर हेड लड़के ने फिर कहा कि उसे अपने सामने सिर्फ कायर कचरा दिख रहा है। उसने उनकी मासूम आंखों का मजाक उड़ाया, जो उनकी आसान परवरिश की निशानी थी, और उनकी तलवारों का भी, जिससे उसे हंसी आई। जिस एसोसिएशन में वह ज्वाइन करना चाहते थे वह एम्पायर की सबसे वायलेंट जगह थी, और उनके सीनियर के तौर पर जूलियन उन्हें दिखाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके साथ वह एडमिशन एग्जाम शुरू करेंगे और एक्सेप्ट होने का तरीका होगा जूलियन क्राइफर्ट की जिंदगी खत्म करना। पार्टिसिपेंट्स में डर भरी सरगोशियां शुरू हो गईं। सब जो उन्होंने अभी सुना था उससे डर गए थे। जूलियन ने अपनी तलवार कॉन्फिडेंस से पकड़ी, भले ही उसे बहुत पसीना आ रहा था। यंग लड़के ने सोचा कि अब वह वहां सबको यकीन दिला पाएगा। हेरन पास आया और उसे याद दिलाया कि भले ही यह सिर्फ एडमिशन एग्जाम हो, उसे आसान नहीं लेना चाहिए। आइलीन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान लड़के के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब उसे एक असली लड़ाई में हिस्सा लेना होगा। इससे हेरन और दूसरे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी। और तो और मूनलाइट सोर्ड का इस्तेमाल न कर पाने पर सब सोचेंगे कि उसकी शोहरत बस एक अफवाह थी, या फिर उसकी मेमोरी लॉस के बारे में जो बातें थीं वह सच थीं। इस सब दबाव में यंग लड़का जम गया। और बुरी बात यह है, अगर जूलियन ज्यादा शक्की बिहेव करने लगा तो एक खास लड़की उस पर हमला कर सकती है। आइलीन की आंखें उसके हर मूव पर टिकी हुई थीं। अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए प्रोटैगनिस्ट ने हल सोचने शुरू किए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यह थी कि उन्हें उकसाया जाए जैसे ही वह जाल में फंसे। मजाक उड़ाने वाले लहजे में यंग लड़के ने फिर कहा कि एग्जाम तभी खत्म होगा जब वह मर जाएगा या जब कोई पार्टिसिपेंट नहीं बचेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मौत से डर गए थे और आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। जूलियन अपनी बात पर अडिग रहा, सबके सामने मजबूत खड़ा रहा। अचानक भीड़ में से एक कांपता हुआ हाथ उठा। एक लड़का, डर से पीला पड़ा हुआ, ने बताया कि वह एग्जाम से हटना चाहता है, जल्दी ही। कई और हाथ उठे, वह भी हटने को कह रहे थे। उनमें से टोर्सो फैमिली का दूसरा बेटा उन कायरों से निराश दिखा। दांत पीसते हुए लड़का हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन वह आखिर में ज्यादा लोगों के साथ गया और उसने भी अपना हाथ उठाया। वहां मौजूद कोई भी इंस्ट्रक्टर यकीन नहीं कर पा रहा था जो वह देख रहे थे। सब पार्टिसिपेंट्स छोड़ रहे थे। जूलियन ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और दिल खोलकर हंसने लगा। उसकी अच्छी कपड़े की केप हवा में लहरा रही थी। सबके डर कर भागने से कोई एग्जाम नहीं होगा। ली का प्लान उम्मीद के मुताबिक काम कर गया था। जूलियन की जालिम साइड ने उसे इस सिचुएशन से बचने में मदद की थी। यंग लड़का यह जानने के लिए उत्सुक था कि इसका आइलीन पर क्या असर हुआ था। सोच रहा था कि क्या आम डर ने उसे और गुस्सा दिला दिया था, लेकिन जब उसने लड़की के चेहरे पर देखा तो वह गुस्से में नहीं दिखी और उसे उससे कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं महसूस हो रहे थे। जूलियन को लगा कि उसकी एबिलिटी काम नहीं कर रही थी, लेकिन जो अभी हुआ था उसने यंग औरत को याद दिलाया कि जूलियन सुनबे पहले क्या करता था, जब वह बिना वजह की लड़ाइयों से बचता था, सिर्फ अपने दुश्मनों को डराकर। कुछ देर बाद शटाइज के हेडक्वार्टर्स में कोई सिल्वर हेयर्ड यंग लड़के को बुलाता है। यह हेरन है जो उसके काम पर उसे बधाई देने आता है। जूलियन तारीफ से ज्यादा गर्व या खुश नहीं दिखता। वह हरन के कंधों पर अपने हाथ रखता है, तुरंत उस बेचारे आदमी को डरा देता है। यह देखकर चैन की सांस लेता है कि उसकी एबिलिटी असल में काम कर रही है। जूलियन कहता है कि सारा मुश्किल काम हरन ने किया था, लेकिन एक और यंग लड़का उनकी बात काट देता है। चमकती आंखों से वह कहता है कि जूलियन पहले बहुत कमाल था। वह अपना परिचय लाजरस के रूप में देता है, जो शडाइस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालता है, और कहता है कि उससे मिलना सम्मान की बात है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद यह साफ था कि जूलियन की मेमोरी लॉस की अफवाहें झूठी थीं। एग्जाम बिना किसी लड़ाई के खत्म हो गया, लेकिन जूलियन पहले ही सारी बातों से तंग आ चुका है। लाजरस उत्साह से कहता है कि टोर्सो फैमिली का दूसरा बेटा पार्टिसिपेंट्स में था, लेकिन इससे जूलियन को सख्त होने से नहीं रोका। यह जानकारी हेरोन को सुई की तरह चुभती है। गुस्से में वह लाजरस की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि वह क्या कहना चाहता है और क्या उसका इरादा पार्टिसिपेंट को टेस्ट में फेल होने के लिए छोटा दिखाना था। टोर्सो और क्राइपार्ट फैमिलीज के रिश्ते को जानते हुए ऐसी बातें कहना गलत है। शांत आवाज में जूलियन कहता है कि या तो हीरेंड या टोर्सो फैमिली गलतफहमी पैदा कर रही है, क्योंकि शट आइज नोबल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इंपीरियल फैमिली से सीधे जुड़ी हुई एसोसिएशन होने के नाते सिर्फ आम लोग या गिरे हुए नोबल्स ही ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ और फिर पूछता है कि क्या जूलियन खुद नोबल नहीं है। ताने मारते हुए हंसते हुए जूलियन बताता है कि वह बस फैमिली की एक कोलेटरल ब्रांच से है और उसके ऊपर उसे इंपीरियल फैमिली का लैपडॉग माना जाता है। टोरसो फैमिली के लड़के ने एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए हाँ कहा, भले ही वह जानता था कि वह दूसरे स्क्रीनिंग राउंड को पास नहीं कर पाएगा। हो सकता है फैमिली उसे इस एक्सपीरियंस से कुछ सिखाना चाहती थी, या शायद कोई साजिश शामिल है। इस एडमिशन एग्जाम में कुछ गड़बड़ है। हेरन का पूरा शरीर कांपने लगता है जैसे ही वह यह सुनता है, अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए। उसे लगता है कि उसका प्लान पकड़ा गया होगा। लेकिन सिल्वर हेड लड़का माहौल को हल्का करता है, कहता है कि शायद कुछ नहीं है, बस एक गलतफहमी है। हेरन अब भी पकड़े जाने की संभावना पर काफी परेशान दिखता है और जूलियन कहता है कि अगर यह सिर्फ गलतफहमी नहीं है तो हालात खराब हो जाएंगे। वापस कासल में जूलियन आखिर घर आ गया है। मेड्स उसे अदब से झुककर ग्रीट करती हैं। यंग लड़का मुस्कुराते हुए कॉरिडोर से गुजरता है। उनमें से एक पूछती है कि क्या वह डिनर करेगा, लेकिन जूलियन मना कर देता है। यंग औरत की तरफ मुड़ते हुए वह उसे कहता है कि किसी को भी उसके ऑफिस में ना आने दे। औरत बस हाँ कहती है, अपने मास्टर से बात करते हुए थोड़ा डर दिखाती है। अब अपने कमरे के अंदर जूलियन आखिर अकेला है। वह अपनी तलवार टेबल पर छोड़ देता है और एक मुश्किल दिन के बाद चैन की सांस लेते हुए एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाता है। वह पहले हेरन के रिएक्शन को समझने में काफी तेज था, इसलिए उसे लगभग यकीन है कि एडमिशन एग्जाम में कोई साजिश शामिल थी। वह आज पकड़े न जाने में लकी था। वह सोचता है कि यह लक कब तक चलेगा, क्योंकि एसोसिएशन उसकी कमियां जरूर ढूंढ लेगी जिससे उसे फैमिली से निकाल दिया जा सकता है। टेबल पर रखी तलवार उसका ध्यान खींचती है। ये बात कि उसने आज दिखाया कि उसे मूनलाइट सोर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे बहुत परेशान करती है। मूनलाइट सोर्ड चलाने का मतलब है दूसरों को दबाने की ताकत होना। ऐसा होने पर वह तलवार को फिर से पकड़ने का फैसला करता है, उसे चलाने की कोशिश करने और देखने के लिए कि क्या होता है। शायद थोड़ी प्रैक्टिस से वह हथियार की ताकत को खोल सके। एक नीली रोशनी तलवार को नहलाती है जैसे ही जूलियन उसे उसकी शीट से निकालता है। ब्लेड को पूरी तरह बाहर निकालने पर वह उसे ध्यान से देखता है। हिल्ट को मजबूती से पकड़े हुए जैसे ही वह उसे उठाता है, जैसा उम्मीद थी, मूनलाइट अपने आप एक्टिवेट नहीं होती। जूलियन की पैदाइशी एबिलिटी उसे एक बेहतरीन तलवारबाज बनाती है। जैसे ही वह कोई हथियार उठाता है, वह देख सकता है कि ब्लेड को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। यह खासियत उसके पास बचपन से है। किसी भी तरह की तलवार को उसके लिए संभालना आसान बनाती है। लेकिन अफसोस की बात है, इस केस में ये काफी नहीं है। एम्पायर में अनगिनत लोग हैं जो जूलियन जितने ही अच्छे हैं तलवार चलाने में। जो चीज उसे अलग बनाती है वह कुछ और है। ऑरा या माना का इस्तेमाल करने में स्किल्स का बहुत बड़ा अंतर। यही वह चीज थी जिसने उसे जिंदा रहने दिया, अपने पैथोलॉजिकल माइंडसेट के बावजूद भी। अपने नए शरीर में अपनी एबिलिटीज पर गौर करते हुए जूलियन अपना हथियार पकड़ता है। माना को संभालना खतरनाक है। अगर एनर्जी पीछे की तरफ बहे तो जरूरी अंग नष्ट हो सकते हैं। सिर्फ इसके बारे में सोचने से वह थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन यह घबराने का वक्त नहीं है। जल्दी या देर से उसे खुद को साबित करना होगा। अगर इस दुनिया में माना का कॉन्सेप्ट गेम जैसा ही है, तो ली, जिसने हजारों घंटों का एक्सपीरियंस जमा किया है, वह जरूर सिचुएशन को संभालना जानता होगा। उसे अपने दिल में जमा एनर्जी को मेरिडियन तक ले जाना होगा, जो शरीर का माना ऑर्गन है। इन 38 ऑर्गन्स में से 6 बड़े और जरूरी वेन्स हैं, जिसमें सर वाले भी शामिल हैं। वही जगह है जहां माना का एसेंस दिल से जुड़ता है, इसलिए इस एरिया को एक्टिवेट करना होगा। जूलियन की लाल आंखें खुलती हैं और वह अपना ऑरा बदलते हुए महसूस करता है। अपनी कामयाबी पर गर्व करते हुए वह अपना हाथ अपनी कमर पर रखता है। अब उसे अपने शरीर से माना को कहीं और चैनल करना होगा। रेजिस्टेंस उसकी सोच से ज्यादा है, लेकिन उसकी स्किल काम पूरा करने के लिए काफी होनी चाहिए। अचानक तलवार की ब्लेड चांदनी की असली चमक से चमकने लगती है, लेकिन रोशनी जल्दी ही कम हो जाती है। चमक ब्लेड तक पहुंची, लेकिन वह बहुत हल्की थी, एक आधे चांद जैसी। कुछ भी हो, यह एक शुरुआत थी। चांद का पहला टुकड़ा दिख गया था। आखिर कुछ देर बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ट्रेनिंग ग्राउंड में है, कई डमीज से घिरा हुआ। फोकस करते हुए वह हमला करने की तैयारी करता है। एक हाथ शीट को मजबूती से पकड़ता है, जबकि दूसरा ब्लेड निकालता है। बिजली की चमक की तरह जूलियन ट्रेनिंग डमी के पास से गुजरता है, उसे तोड़ देता है। लकड़ी के टुकड़े उसके हमले के बाद हवा में उड़ते हैं। चैन की सांस लेते हुए जूलियन को एहसास होता है कि वह कम से कम एक नाइट के स्किल लेवल तक पहुंच गया है। उसका अगला काम मूनलाइट सोर्ड को पूरा करना है, लेकिन गेम से उसकी जानकारी खत्म हो रही है। उसे किसी भरोसेमंद आदमी को ढूंढना होगा जो उसे जानता हो, सलाह लेने के लिए। उस पल एक मेड पास आती है, अपने मास्टर को बुलाती है। वह उसे बताती है कि यंग मास्टर का एक मेहमान आया है जो उसकी सोच के लिए परफेक्ट मौका लगता है। बदकिस्मती से वह कोई खास नहीं है, बस लाजरस है। सिल्वर हेड लड़के के चेहरे से खुश एक्सप्रेशन गायब हो जाता है। लाजरस दूसरी तरफ यह जानकर बहुत खुश होता है कि जूलियन को उसका नाम याद है। ली के लिए उस आदमी को भूलना नामुमकिन होगा जो जूलियन के सामने तोते की तरह बोलता है, एक ऐसा काम जिसे हिम्मत या बेवकूफी माना जा सकता है।
बेकार बात को बीच में काट कर तलवारबाज पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। यंग लड़का बताता है कि वह कमांडर के ऑर्डर पर व्हील एकेडमी एग्जाम के रिजल्ट्स कंफर्म करने आया है। जूलियन इसे बेकार मानता है क्योंकि रिजल्ट्स साफ थे। कुछ भी हो, रिजल्ट्स लेना और देना प्रोसीजर का हिस्सा है, चाहे वह कितना भी बेकार लगे। पहले ही अपनी पीठ मोड़ते हुए जूलियन उसे कहता है कि रिपोर्ट करे कि 0 लोगों ने एग्जाम पास किया। लेकिन फिर सोचकर जूलियन को कुछ और कहना है। लाजरस के जाने से पहले वह उसे रुकने को कहता है। तलवारबाज मैसेंजर से कंफर्म करता है कि क्या यह खबर सीधे कमांडर को दी जाएगी, क्योंकि ऐसा ही है। वह खुद जाकर खबर देने को कहता है। हैरान होकर लाजरस यकीन नहीं कर पाता जो उसने अभी सुना। यंग लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए जूलियन कहता है कि वह दोनों उसकी गाड़ी में जा सकते हैं। यंग लड़के के चेहरे पर डर का एक्सप्रेशन आता है और वह पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए सिल्वर हेयर्ड आदमी कहता है, नहीं। असल में प्रोटैगनिस्ट बस अच्छा बनना चाहता था ताकि यंग लड़के को अकेला वापस न जाना पड़े। लेकिन जूलियन की पहचान सच में बहुत खराब है, क्योंकि चीजें ऐसे निकली। जूलियन को एक इनाम मिला। सोचता है कि क्या उसे उस आदमी से सलाह लेनी चाहिए। शटाइज का कमांडर सिल्वर हेयर्ड आदमी को जरूर अच्छे से जानता होगा। ऐसा होने पर क्रेफर्ड फैमिली कभी कोई साजिश नहीं कर पाएगी जब तक शटाइज शामिल हैं। दूर सोने से सजे एक खूबसूरत कासल में एक यूनिफॉर्म में आदमी चिल्लाना शुरू करता है। अपने कमांडर को एक प्रॉब्लम के बारे में चेतावनी देता है। हकलाते हुए यंग आदमी कहता है कि वह आदमी खुद आया है। जूलियन क्राइफर्ड प्लासन खुद उससे मिलने आया है। शांत आवाज में कमांडर बस वह जानकारी दोहराता है जो उसने अभी सुनी थी। उसकी नजर रहस्यमयी थी, जैसे वह अनजाने राज छुपा रहा हो। ऑड्रथन एम्पायर का महल सच में बहुत खूबसूरत है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कभी सोचा नहीं था कि वह इसे अपनी आंखों से देखेगा। रोजेंडा कॉन्टिनेंट, गेम की मेन जगह, 3 बड़े देशों से घिरी हुई है, जिनमें सबसे ताकतवर अड्राथन एम्पायर है, जहां जूलियन अभी रहता है। डीमन बारबेडोस को सील करने के बाद बर्बाद जमीनें एक ताकतवर मोनार्की के नीचे एक हो गईं, जो एक बड़ी ताकत बन गई। और इस ताकत का प्रतीक यह है, खूबसूरत और शानदार महल। अंदर ही अंदर ली अपने आसपास की चीजों पर हैरान हो रहा है, लेकिन बाहर से जूलियन अपना आम शांत एक्सप्रेशन बनाए रखता है। लाजरॉथ दूसरी तरफ तलवारबाज की धीमी हंसी से डर गया है, जो वह बार बार निकालता है। लेकिन कुछ उसका ध्यान खींचता है जब वह इस पर सोचता है। आमतौर पर बड़े जूलियन तक सिर्फ उसके नौकर ही पहुंच सकते हैं, लेकिन अब वह कमांडर को खुद बताना चाहता है और एक आम आदमी को भी साथ लाया है, जो बहुत अजीब है। पास के दूसरे नागरिकों ने भी यही बात देखी। एक आदमी दूसरे से फुसफुसाता है कि उसने सोचा था कि यंग लॉर्ड जख्मी हो गया था, लेकिन वह बिल्कुल ठीक लगता है। सबको लगने लगता है कि उसकी मेमोरी लॉस के बारे में अफवाहें झूठी होनी चाहिए। बेचारे लाजरस के लिए वहां होना एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि उसे लगता है वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ जूलियन कहता है कि जगह अब भी काफी शानदार है। वह बताता है कि यह जनरल एक्सेस गेट है और कैप्टन दूसरे गेट के आगे कहीं होना चाहिए। ये तारीफ लाजरस को अजीब लगती है, क्योंकि यह शड आइज के मेंबर के लिए एक जानी पहचानी जगह होनी चाहिए। एक बुरा ख्याल उसके दिमाग में आता है, क्या होगा अगर यह सब कोई टेस्ट है। तलवारबाज का घमंडी एक्सप्रेशन इस बात की पुष्टि करता लगता है कि उस जैसे नाकाबिल ट्रेनी को फिर से टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन जब लाजरस इन बुरे ख्यालों से लड़ रहा है, जूलियन बस अपनी आंखों से उस नज़ारे को देख रहा है जो उसने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा था। वह आखिर में यंग लड़के के चेहरे पर घबराहट देखता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। लाजरस जवाब देता है कि वह बिल्कुल ठीक है। महल इतने सोने से बना है कि उसकी चमक होराइजन पर झिलमिलाती है। जैसे ही वह अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं, बेचारा यंग लड़का पूछता है कि क्या उसने टेस्ट पास कर लिया। पूरी तरह कंफ्यूज होकर जूलियन पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और मना करता है कि यह टेस्ट नहीं था। कहता है कि उसे टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा। बहुत खुश होकर यंग लड़का इसका मतलब ये निकालता है कि उसे पहले ही शड आइज का क्वालिफाइड मेंबर माना जाता है। वह जूलियन को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, बहुत ज्यादा, और फिर खुद को एक्सक्यूज करता है। खुश होकर और एक धुन गुनगुनाते हुए चला जाता है। हीरो उसके अजीब तरीके से परेशान हो गया और जूलियन को बताता है कि कैप्टन ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी है। अब उसके बॉस कैप्टन ऑडविन बैलाडोर से मिलने का वक्त आ गया है। बैलाडियर फैमिली का इकलौता वारिस, उसकी ताकत और उसके लीडर होने की वजह से वह कैप्टन के ओएचडे तक पहुंचा था। वह अकेला ऐसा शख्स है जो शुदाइस के मेंबर्स को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और सिर्फ इंपीरियल फैमिली से ऑर्डर लेता है। ली सोचता है कि यह आदमी कितना प्रभावशाली होगा, असल में कितना प्रभावशाली होगा, और ये सोच उसे थोड़ा घबराहट में डाल देती है। एक खूबसूरत सजी हुई दरवाजे पर पहुंचकर वह पूछता है कि क्या वह अंदर आ सकता है। एक आवाज उसे इजाजत दे देती है। हैरंगी की बात है, कैप्टन की कुर्सी पर बैठा शख्स बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हीरो ने सोचा था। एक शांत चेहरे के साथ ऑडविन बैलाडियर जूलियन का स्वागत करता है और पूछता है कि क्या यह सच है कि वह जख्मी है। कैप्टन को एक छोटी लाड़की के रूप में देखकर अभी भी हैरान जूलियन अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इतना छोटा देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है।
ली की यादों में कैप्टन सच में छोटे कद की थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि वह एक ऐसी लार्की है जो अभी भी हाई स्कूल में पढ़ती हो। अचानक लार्की की छोटी उंगली जूलियन के चेहरे की तरफ होती है। गुस्से वाली आवाज में ओडविन पूछती है कि क्या वह हमेशा की तरह उसे छोटा कहने वाला था। हिचकिचाते हुए वह नौजवान नहीं कहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी प्रभावशाली होने की शोहरत सच में सही है। फिर वह उसे अपने जख्मों के बारे में बताने को कहती है। अपने हाथ पीछे बांधकर जूलियन थोड़ा उलझन में है कि क्या कहे। वह सोचता है कि क्या उसे उसके सामने अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। गेम के कैरेक्टर को अच्छे से जानते हुए ली जानता है कि सबसे बुरी हालत में वह उसकी हरकतन पर शैक कर सकती है। घमंडी होने के बावजूद असली जूलियन शट आइज के लिए बहुत वफादार था, इसलिए कैप्टन के साथ इज्जत से पेश आना जरूरी है। झुककर वह नौजवान उसकी फिक्र के लिए शुक्रिया कहता है। वह कहता है कि उसे जो चोट लगी थी वह मामूली नहीं थी, लेकिन वह इतनी भी नहीं थी कि उसकी एम्पायर के प्रति वफादारी को कमजोर करे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिससे ली को लगता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है। कैप्टन उसे देखती है और अपनी उंगली अपने होंठों पर रखती है। अचानक वह अपना हाथ टेबल पर पटक देती है, कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए। वह खादी होती है और जूलियन के पास जाती है, कहती है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह नौजवान अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। काश वह इस हालत से निकल पाता। जब वह पूछती है कि क्या वह हमेशा ऐसे ही बात करता है। अपनी तलवार का दास्ता लड़के के चेहरे के पास लाते हुए वह नौजवान लार्की कहती है कि वह एक अजनबी की तरह पेश आ रहा है। बहुत परेशान जूलियन ओडविन से निकलने वाले नकारात्मक जज्बात को महसूस कर सकता है। यह इनकार का रंग है, मतलब वह नौजवान लार्की सच में किसी बात पर शक कर रही है। उलझन में ली सोचता है कि असली जूलियन अब तक अपने सीनियर के साथ कैसा बार्ताव करता था। एक तेज हरकत से वह नौजवान उसकी तलवार का दस्ता पकड़ लेता है। फैसला करता है कि अब से वह आक्रामक तरीके से पेश आएगा, एक असली विलेन की तरह। यह बात लड़की को गुस्सा दिला देती है, जिसे पसंद नहीं कि कोई उसके हथियार को छुए। वह मट्टी है और कहती है कि वह हेडक्वार्टर्स में बहुत कम आता है, और जब आता है तो सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स देता है और चला जाता है। इसलिए इतनी जिम्मेदारी से पेश आना बहुत अजीब है। ली को लगा था कि जूलियन भी शटाइज के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच की हैड पार करेगा, लेकिन लगता है यह उसकी तरफ से एक घमंडी सोच थी। वह नौजवान बताता है कि वह खुद आया है क्योंकि वह अपने जख्मों की वजह से कुछ वक्त के लिए अपनी जिम्मेदारियों से दूर था। फिर हीरो वही ढीठ और बेहया रवैया अपनाने का फैसला करता है जो असली कैरेक्टर का होता। ताना मारते हुए मुस्कुराता है। वह पूछता है कि क्या वह उसकी मर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि वह आए या नहीं। वह नौजवान लड़की जवाब देती है कि उसने सुना था कि जब से उसे चोट लगी है वह अजीब तरीके से पेश आ रहा है, लेकिन लगता है वो अच्छे से ठीक हो गया है। फिर भी ओडविन जूलियन के साथ कितनी सीधी बात करती है, यह देखकर उसे थोड़ा परेशान करता है। वह पक्का कोई मामूली औरत नहीं है। फिर वह एग्जाम की बात पर आती है और पूछती है कि क्या कोई उम्मीदवार था। जूलियन जवाब देता है कि कोई नहीं था, लेकिन कैप्टन कहती है कि उसे यही उम्मीद थी, क्योंकि हेडन राइज का चेला होने के नाते वह किसी भी मामूली टैलेंट से प्रभावित नहीं होगा। वह यह भी पूछती है कि क्या कोई ऐसा नहीं था जो ट्रेनी के रूप में क्वालिफाई कर सके, लेकिन लड़का फिर से इनकार करता है। लेकिन ओडविन एक कागज पढ़ती रहती है और उसकी आवाज में गुस्सा है। पूछती है कि क्या उसने सच में हर एक स्टूडेंट को फेल कर दिया। एक ढीठ मुस्कुराहट के साथ जूलियन हाँ कहता है। लार्की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वजह पूछती है, लेकिन वह नौजवान चुप रहता है, सिर्फ मुस्कुराता रहता है। कैप्टन फिर अपना सवाल दोहराती है, अब और भी ज्यादा गुस्से में। इतनी तेजी से खादी होती है कि उसकी बेरेट सर से गिर जाती है। वह कहती है कि शटाइज में कम लोग हैं और एक और आदमी भी मददगार होगा, लेकिन जूलियन जवाब देता है कि कम लोग होने का मतलब ये नहीं कि वह किसी भी बेवकूफ को एक्सेप्ट कर ले। ओडविन को लगता है कि वहाँ कुछ टैलेंट सही ट्रेनिंग से अच्छे हो सकते थे, लेकिन वह नौजवान सोचता है कि यह वक्त की बर्बादी होगी असल में। लेकिन यह सब सिर्फ एक बहाना था जो ली ने स्टूडेंट से लड़ने से बचने के लिए बनाया था। बेचैन होकर वह नौजवान लड़की जूलियन को कहती है कि वह उसकी नाजरों से दूर हो जाए जान से पहले, लेकिन वह नौजवान कहता है कि उसे एक प्रस्ताव देना है। वह अपने कोट की जेब में हाथ डालता है और टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखता है। अंडर एक सही तरीके से लिखे हुए हैं, वह सब गलतियां जो उसने मौजूदा एडमिशन एग्जाम में पहचानी हैं। उलझन में ओडविन कागज उठाती है और पढ़ना शुरू करती है। दस्तावेज में लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स ये नहीं समझे कि शटाइज कैसी जगह है, और कैप्टन इस बात से सहमत है। उसे एहसास होता है कि कैंडिडेट सच में नहीं जानते कि वह किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वह नौजवान ने जो लिखा है उसे पढ़ने का फैसला करती है। एक सेंटेंस में लिखा है कि जब कोई एडमिशन एग्जाम के लिए साइन अप करता है तो शटाइज जो भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लार्की को ये एक धमकी जैसा लगता है, ऐसा जिसके बारे में कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि जूलियन उनका सामना मारने की नियत से करेगा। ओडविन पूछती है कि क्या उसकी सोच सही है, लेकिन हीरो अपनी आम ताना मारने वाली हंसी के साथ हंसने लगता है। ली जवाब न देने का फैसला करता है, क्योंकि सच ये है कि जूलियन शटाइज में बहुत ऊंचा ओएचडा रखता है और शायद उसने कभी सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी राजनीति में इस तरह दखल नहीं दिया। कैप्टन नतीजा निकालती है कि इसलिए उसने किसी को पास नहीं किया। वह पार्टिसिपेंट्स को जख्मी करने के बाद कोई परेशानी नहीं चाहता था। लड़का इस बात की तस्दीक करता है और यह भी कहता है कि
इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट किए जाते वह काम के नहीं होंगे क्योंकि एजेंसी एम्पायर से जुड़ी हुई है। वह नौजवान उन लोगों को माफ करने से इनकार करता है जो नोबिलिटी को बदनाम करते हैं। परेशान होकर ऑडविन कहती है कि जब इंपीरियल फैमिली शामिल होती है तो वह हमेशा ऐसे ही पेश आता है। कैप्टन फैसला करती है कि वह यह लेटर काउंसिल के पास ले जाएगी, लेकिन ये नहीं कहती कि वह अप्रूव हो ही जाएगा। उनकी बातचीत के बाद जूलियन जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन लार्की उसे रुकने को कहती है। ऑडविन उसे बताती है कि उसने सुना है कि इंपीरियल फैमिली से एक मैसेज उसके ऑफिस में आएगा। मस्कुरेट हुए लड़का पीछे मुड़कर देखता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। कैप्टन को पीछे छोड़कर उसे जाते हुए देखती रहती है। वह नौजवान लार्की लेटर पढ़ती रहती है और उसमें लिखे हुए शब्दन पर सोचती है। एग्जाम में जो भी हो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, इसका मतलब है कि अगर कोई मर भी जाए तो उसे जोरम नहीं माना जाएगा। लेकिन यह एग्जाम के असल मतलब को नहीं बदलता, क्योंकि शुरू से ही सिर्फ गिरे हुए नोबल्स या आम लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से ही एग्जाम के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि कमजोर लोगों की शिकायतों को छुपाना बहुत आसान है। जूलियन शायद ये जानकारी सामने लाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एल्डर्स एसोसिएशन और टोर्सो फैमिली एग्जाम के दौरान कुछ साजिश कर रहे थे। ये लेटर उसका जवाब होगा, एक मैसेज जो दिखाता है कि उसे उनकी साजिश के बारे में पहले ही पता है, और अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो वह इसे जाने नहीं देगा। शायद ये एल्डर्स एसोसिएशन से बदला लेने का उसका तरीका है। लार्की के ख्याल टूट जाते हैं। एक सिपाही पूछता है कि क्या कैप्टन ने उसे बुलाया था। वह उसे लेटर देती है और उसे काउंसिल को भेजने को कहती है। फार्मा बर्दारी से सिपाही कहता है कि वह कर देगा। अब तक जूलियन अपनी वफादारी की वजह से रॉयल फैमिली का पालतू कुत्ता माना जाता था, लेकिन लगता है वह जानवर जो हमेशा फार्मा बर्दारी से ऑर्डर मानता था, उसने अपना खुद का घमंड पैदा कर लिया है और अपनी बेड़ियों से आजाद होना शुरू कर दिया है। यह सोच ऑडविन को थोड़ा बेचैन कर देती है। वह जानती है कि उसे लड़के पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खतरा और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। जूलियन शटाइज हेडक्वार्टर्स में अपने ऑफिस पहुंचता है। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के प्राइवेट ऑफिस नहीं होते, क्योंकि उन्हें स्टैंड बाई पर रहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सोचना दिलचस्प है कि इतनी बड़ी एसोसिएशन का एक प्राइवेट कमरा कैसा दिखेगा। शायद कुछ बहुत शानदार और आलीशान। और जैसा सोचा था, जूलियन के चमकीले कपड़े सब वहां हैं, कुछ डरावनी और अजीब सजावट के साथ। ऐसी चीजें जिनका काम से कोई लेना देना नहीं, और सब कुछ उसके अपने घर से भी ज्यादा महंगा और अतिरंजित लगता है। जब वह कमरे में चलता है तो फर्श पर बिखरी कुछ चीजों पर कदम रख देता है। लगता है वह नौजवान थोड़ा सा जमा करने वाला है। कोई दरवाजा खटखटाता है और तलवारबाज उन्हें अंदर आने को कहता है। यह फिर से लाजरस है, जो इंपीरियल फैमिली से एक लेटर देने आया है। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह नौजवान ध्यान से लिफाफा देता है। ये शायद वही लेटर है जिसका कैप्टन ने जिक्र किया था कि आएगा, लेकिन लड़के के जाने से पहले जूलियन उसे रुकने और लोड करने को कहता है। गाड़ी में वह मूर्तियां चौंक कर लाजरस पूछता है कि क्या वह सब ले जाए, और जूलियन हाँ कहता है। बहुत खुश होकर लड़का अपने होंठ काटता है जैसे वह रोने वाला हो। उसे एक काम मिलने पर बहुत खुश है। सोचता है कि शायद वह अब ज्यादा देर तक इंटर्न नहीं रहेगा। वह तुरंत सब छोटी चीजें लोड करना शुरू कर देता है। उत्सुक होकर वह नौजवान एक बड़ा संदूक उठाता है, लेकिन पीछे छोड़े हुए और कचरे पर फिसल जाता है, फर्श पर, और उसके साथ गिर जाता है। खुशकिस्मती से कुछ टूटा नहीं। जूलियन गुस्सा नहीं होता, सिर्फ ताना मारते हुए मुस्कुराता रहता है लड़के के दिमाग में। लेकिन ये उसे बहुत घबराहट में डालने के लिए काफी है। सोचता है कि उसे साजा मिलेगी। माहौल को हल्का करने के लिए जूलियन एक मजाक करता है। कहता है कि अगर लड़का वहां मर गया तो सफाई करना और भी मुश्किल होगा। ये जानते हुए उसके लिए बेहतर है कि वह चीजें जल्दी जल्दी हटाता रहे। ये बात ठीक होने के बाद चांदी जैसे बालों वाला नौजवान इंतजार करते हुए लेटर पढ़ने का फैसला करता है। लिफाफा इंपीरियल फैमिली के निशान से बंद है, बिल्कुल गेम की तरह। लेटर शुरू में बताता है कि यह जानकारी किसके लिए है, एक अलग हैंडराइटिंग में, लेकिन एक ऐसी जिसे जूलियन खुशकिस्मती से पढ़ सकता है। असल में इसमें लिखा है कि जैसे ही वह ठीक हो जाता है वह काम पर वापस आ सकता है, जो उसे गुलाम बनाने का एक मीठा तरीका लगता है। फिर भी फील्ड का अनुभव लेना अच्छा है ताकि वह अपनी तलवार चलाने की प्रैक्टिस करे। मिशन एक रेजोनेंस स्टोन को ठीक करना है। गेम में डीमन नाम के राक्षस हैं, और डीमन गॉड बारबेडोस की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी लैश के टुकड़े, जो या तो जिंदा चीजों में घुस गए या शारीरिक रूप में दिखाई दिए, इस दुनिया के डीमंस बन गए। उन्होंने इंसानियत पर हमला करना शुरू कर दिया, और उन्हें हराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान रेजोनेंस स्टोन्स के नाम से जाने जाने लगे। उन मेजेस की बड़ी वायरस सेट जिन्होंने उन्हें माना का इस्तेमाल करके बनाया था। क्योंकि जूलियन मेज नहीं है, उसे शायद उस मेज की हिफाजत करनी होगी जो स्टोन को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है। भले ही डीमंस का सामना करना खतरनाक है, काम से इनकार करने की कोई बड़ी वजह नहीं है। अगर वह मिशन में कामयाब होता है तो उसके बारे में सब शक वाले अफवाहें खत्म हो जाएंगी। उसे यह जानने की उत्सुकता है कि वह कौन से मेज की हिफाजत करेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टोन से निपटने के लिए बड़ी जादुई स्किल चाहिए। उसे उम्मीद है कि कोई ठीक ठाक आदमी होगा। डोर कहीं एद्राथन के इंपीरियल पैलेस में
एक लंबे भूरे बालों वाली लड़की अंगड़ाई लेती है। यह आइलीन थी। सोच रही है कि प्रोफेसर बनने के बाद भी उसे रिपोर्ट्स क्यों लिखनी पड़ती हैं। शायद यह एक मेज की जिंदगी का हिस्सा था कि उसे हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है, खासकर सख्त इंपीरियल फैमिली के सामने। एक हाथ ने उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाया। यह डायना थी, हरे बालों वाली औरत। पूछती है कि वह पैलेस में क्यों आई है। वह कहती है कि आइलीन बहुत बिजी होगी क्योंकि उसने उसे बहुत वक्त से देखा नहीं था और उसे चाय के लिए बुलाया। इनविटेशन पासेंट होने के बावजूद मेज ने माना कर दिया क्योंकि वह अपनी थीसिस में बिजी थी। डायना कहती है कि वह अभी भी उतनी ही मेहनती है जितनी वह अपने स्टूडेंट के दिनों में थी। अचानक कुछ डायना का ध्यान खींचता है और जूलियन की तरफ इशारा करती है, गाड़ी की तरफ जो अभी अभी आई थी। वह निशन सिर्फ क्रीफेहर्ट फैमिली के कोलैटरल मेंबर्स इस्तेमाल करते थे, इसलिए पक्का वही था। डायना कहती है कि उसने सुना था कि वह नौजवान मरने की कगार पर था, लेकिन लगता है वह फिर से एक्टिव हो गया है। एक शरारती चेहरे के साथ उसने अपनी दोस्त के खड़े होने के तरीके में कुछ देखा और पूछती है कि क्या उसे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। उसे याद आया कि पहले आइलीन इतनी प्यारी थी कि एक अफवाह सुनने पर कि एकेडमी के चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे कभी कोई लव कन्फेशन माना नहीं किया जाता था, वह जूलियन को वहां ले गई थी। बातचीत खत्म करने के लिए बेचैन मेज ने अपना इरादा बदल लिया और कहा कि उसे अचानक चाय के लिए कुछ खाली वक्त मिल गया है। लेकिन डायना ने जोर दिया कि उसे शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है क्योंकि तब स्कूल की सब लड़कियां उस नौजवान को पसंद करती थी। इस बात ने आइलीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। पीछे मुड़कर सोचते हुए, वह नौजवान आज जैसा है उससे बिल्कुल अलग था। वह नॉर्दर्न फ्रंट से वापस आने और शटीज में शामिल होने के बाद ऐसा हो गया। डायना ने पूछा कि क्या वह उसे ग्रीट नहीं करेगी, लेकिन आइलीन ने जवाब दिया कि उसे पहले पसंद करने का मतलब यह नहीं कि वह अब भी करती है। इसके अलावा वह काफी वक्त तक उसका चेहरा देखे बिना रह पाएगी। एक लिफाफा निकालते हुए वह नौजवान लड़की कहती है कि वह कुछ वक्त के लिए पैलेस वापस नहीं आएगी। हैरंगी डायना लिफाफे को देखती है, जो इंपीरियल फैमिली से एक जरूरी लेटर लगता है। आइलीन को एक मिशन मिला था, एक रेजोनेंस स्टोन को ठीक करने का। भाले वाले सिपाही एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक इतने सारे गार्ड्स की वजह पूछता है और लगता है कि ब्लू नाइट्स ऑर्डर के शटाइज भी शामिल होंगे। ये एक खास मिशन था, एक ऐसा जिसमें मशहूर जूलियन भी शामिल होगा। दोनों ने उन गलत अफवाहों के बारे में बात की कि उस नौजवान ने अपनी याददाश्त खो दी थी। सिपाहियों के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि उसके जैसा ताकतवर आदमी जख्मी हो सकता है। इस बात ने हमारे हीरो को संतुष्ट कर दिया कि उसने मिशन एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि बुरी अफवाहें गलत साबित हो रही थी। कुछ नाइट्स पास आए, जूलियन को उसके अच्छे काम के लिए शुक्रिया कहते हुए। वह पेरिन और हाइनलाइक थे, ब्लू लायंस ऑर्डर से। वह तीनों मेजर्स की हिफाजत के लिए साथ मिलकर काम करेंगे जब तक वह जूलियन नहीं पहुंच जाते। और रास्ते में कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ डरावने डीमंस भी आ सकते हैं। नाइट्स में से एक पूछता है कि जूलियन गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल तक क्यों नहीं जाना चाहता। इस तरह वह नौजवान आराम कर सकता है और मेजर्स को उनके हवाले कर सकता है। हीरो के हिसाब से लगता था कि नाइट्स मेहरबानी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उसके आराम के लिए नहीं था। ब्लू नाइट्स एम्पायर के सरकारी सिपाही हैं और शटाइज के उल्टा उनमें से ज्यादातर नोबल्स हैं। लगता था कि वह यह पक्का करने की कोशिश कर रहे थे कि कोलैटरल ब्रांच का कोई उनकी शोहरत न चुरा ले। खैर, गाड़ी में ज्यादा आराम होगा, इसलिए नौजवान ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। यह हाइनलाइन ने जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान था। लेकिन जैसे ही नाइट ने जिक्र किया कि वह उन्हें बताएगा जब मेज आइलीन आएगी, हीरो की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन जानकारी को सीधा करने का वक्त नहीं था क्योंकि कोई पहले ही आ चुका था। एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ मेज ने सबको अपना तारुफ कराया। जल्दी ही एहसास हुआ कि कोई ऐसा वहां था जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी। पसीने में जूलियन पेरिन से कहता है कि गाड़ी वाली पूरी बात भूल जाए। लार्की सिर्फ अपने पुराने प्यार को वहां देखकर हैरान नहीं है, बल्कि इस बात से भी कि उसने उसकी तरफ पीठ कर दी। लेकिन जूलियन आइलीन के आसपास आराम महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह उसकी सोच और जज्बात नहीं देख पा रहा था। सिपाहियों ने हालत को गलत समझा, सोचा कि जूलियन ने गाड़ी के बारे में अपना इरादा बदल दिया ताकि अपनी ताकत दिखा सके। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि उसने उनका प्लान पकड़ लिया है, कमांड लेने का, उसे पीछे भेजकर। ऐसे शख्स से उम्मीद की जा सकती है जिसने इंपीरियल फैमिली के केओस में बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव किया हो। फिर भी कोलैटरल लाइन के किसी का सिपाहियों को नीचा दिखाना बहुत घमंडी था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इंपीरियल फैमिली का हिस्सा था। लेकिन जूलियन सिर्फ ये सोच रहा था कि किसी ने उसे बताया नहीं था कि जिस मेज की उसे हिफाजत करनी थी वह आइलीन है। लार्की भी इस पूरी हालत से काफी बेचैन थी क्योंकि ऐसा था, उसने मिशन को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने का फैसला किया ताकि उसके साथ बातचीत से बच सके। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, अपनी रफ्तार तेज करते हुए, और इस तरह वह जल्दी ही जूलियन पहुंच गए। एक बहुत छोटा शहर। ग्रुप को एम्पायर ने सीधे भेजा था, लेकिन अजीब बात है, कोई उन्हें लेने नहीं आया था। आखिर में एक नौजवान कुछ सामान लिए हुए उन्हें देखता है। वह उनका स्वागत करता है, कहता है कि उनका सफर लंबा रहा होगा और उन्हें रेजोनेंस स्टोन तक ले जाता है। सिपाहियों ने तय किया कि स्टोन्स कहाँ रखे जाएंगे। आइलीन एक बॉक्स खुद उठाने का फैसला करती है क्योंकि स्टोन्स माना के प्रति बहुत सेंसिटिव थे। लेकिन जिस नौजवान ने उनका स्वागत किया था वह उसे अपने साथ उस स्टोन को चेक करने को कहता है जिसे ठीक करना था।
यह एक बड़ा नीला पत्थर था जिसके बुनियाद में एक बुरी दरार थी। बैट की स्मार्टी से मेज ने कहा कि इसे ठीक करने की कोशिश करना बेकार है, इसे बदलना पड़ेगा। बैरियर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि चिंता करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर लार्की ध्यान से अपना हाथ स्टोन पर रखती है। वह जानती थी कि जूलियन को बताना बेहतर होगा कि रिप्लेसमेंट के दौरान बैरियर गायब हो जाएगी। भले ही सबसे आखिरी चीज जो वह चाहती थी वह उसका चेहरा देखना था। उसे प्रोफेशनल रहना था, आखिर वह एक टीचर थी। तो वह उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वह फिर से उसकी तरफ पीठ कर देता है। उसने जोर दिया। उसे बताती है कि यह बहुत जरूरी है, लेकिन उसका दिमाग घूम रहा था। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह उसे क्यों अवॉइड कर रहा है। उसके जो भी रीजंस हों, उसे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। वह एक जरूरी मिशन पर थे। उसके कपड़े पकड़कर टीचर ने जोर दिया। पूछती है कि वह उसे क्यों अवॉइड कर रहा है, लेकिन जूलियन ने बताया कि उसने उसे कभी अवॉइड नहीं किया। वही थी जो जिद से उसके पीछे लगी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया। मेज ने लगभग उस पर यकीन कर लिया। उसकी कॉन्फिडेंट आवाज से प्रभावित होकर सीधी बात पर आते हुए आइलीन ने कहा कि अभी यह जरूरी नहीं है। एक ताना मारते हुए मुस्कुराहट के साथ जूलियन ने पूछा कि मिस स्टॉलकर के लिए इतना जरूरी क्या हो सकता है, जिसने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया। लेकिन एक तेज आवाज ने उनकी बातचीत रोक दी। डीमंस ने अभी अभी शहर पर हमला कर दिया था। उनका ध्यान तुरंत मॉन्स्टर के हमले की तरफ गया और आइलीन ने बताया कि वह उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि बैरियर के बिना डीमंस किसी भी वक्त आ सकते हैं। चीखें सुनाई दे रही थी और एक जानी पहचानी परछाई हीरो की तरफ बढ़ी। यह हेन लाइक था जो उसके बिल्कुल सामने दिखाई दिया, लेकिन जूलियन की नाजरों में बहुत चिंता आ गई। नुकीले, जंग से गंदे सींग हाइनलाइन के बिल्कुल पीछे से निकले। एक दो सींगों वाला हिरन, वह डीमन बटालियन पर हमला कर रहा था। जो डीमन दिखाई दिया उसके सिर्फ एक नहीं बल्कि दो सींग थे। आइलीन पास आने लगी, लेकिन जूलियन ने उसे और पास न आने को कहा, चेतावनी देते हुए कि यह बहुत खतरनाक है। इसी दौरान डीमन गरजता रहा। कांपते हुए लार्की ने इतने ताकतवर मॉन्स्टर से निपटने के लिए एक प्लान सोचने की कोशिश की। एक ऐसी भाषा में जिसे समझा नहीं जा सकता, डीमन दूसरे क्रीचर्स को हमला करने का ऑर्डर देने लगा। उनमें से एक लार्की के पास आ गया, हमला करने ही वाला था, लेकिन हीरो आगे की तरफ लपका, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर और उसकी सामने खड़ा हो गया। उसने उसे कहा कि वह अपनी चौकसी कम न करे। उसे उकसाने का मौका मिलते ही उसने कहा कि इतनी छोटी बात से घबराना उसकी नादानी है। जूलियन ने कहा कि उसके लिए, तलवारबाज के लिए, यह हिस्सा संभालना बेहतर है और उन्हें हर किसी को वही करना चाहिए जो वह सबसे अच्छा करते हैं। हकलाते हुए लार्की पूछती है कि उनमें से हर किसी को क्या करना चाहिए। उसकी तरफ इशारा करते हुए जूलियन ने कहा कि मेज स्टोन को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है और वह हर हाल में उसकी हिफाजत करने के लिए जिम्मेदार है। एक ताना मारते हुए उसने पूछा कि क्या टीचर इतनी डरी हुई है कि वह भूल गई है कि वह यहाँ क्या करने आई थी। अपने काम की तरफ बढ़ते हुए आइलीन बताती है कि इसमें लगभग 7 मिनट लगेंगे। डोर जाने से पहले वह जूलियन का नाम पुकारती है। उसे मिन्नत करती है कि वह चोट न खाए क्योंकि वह हीलिंग मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपनी तलवार पकड़कर हीरो जवाब देता है कि चोट लगना मुश्किल होगा, अंदर ही अंदर। लेकिन ली जानता है कि उसकी बहादुरी दिखाने के बावजूद वह बहुत डरा हुआ है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी 2 सींगों वाले डीमन का सामना करेगा। भागना कोई ऑप्शन नहीं है, आसपास बहुत लोग हैं और अफवाहें फैल जाएंगी। तो हीरो सोचने लगता है कि असली जूलियन क्या करता। उसके ख्याल कवच पहने कदमों की आवाज से टूट जाते हैं। ब्लू लायंस डीमंस के खिलाफ लड़ाई में मडाड करने के लिए आ गए हैं। जैसे ही वह लड़ाई की जगह पर पहुंचते हैं, वह हमला करते हैं, पूरी तरह मॉन्स्टर पर ध्यान देते हुए, जो बहुत खतरनाक लगता है। अब जूलियन, ब्लू लायंस और स्पीयर सोल्जर्स लड़ाई के लिए तैयार हैं। एहतियात से एक सिपाही डीमन की हेल्थ को धीरे धीरे कम करने का प्लान बनाता है। मजाक करने की कोशिश करते हुए वह आदमी पूछता है कि क्या जूलियन 2 सींगों वाले डीमन से डरा हुआ है। और सच में डर उसके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं था। लेकिन अचानक सिपाही के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं जब वह चांदी जैसे बालों वाले नौजवान को हंसते हुए देखते हैं। ली सोचता है कि असली जूलियन जिंदगी और मौत के पल में बिल्कुल ऐसे ही पेश आता। डीमन इंतजार नहीं करता और एक पंच मारने के लिए तैयार होने लगता है। हीरो की तरफ जो सच में हालत का मजा ले रहा है, अपने बेहतरीन तलवारबाज के रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए। वह नौजवान की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब वह दुश्मन के हमले से आसानी से बच जाता है और बदले में नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। प्रभावित होकर परन को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक हमले से बहुत बड़ा नुकसान था। जब मॉन्स्टर के जख्मों से निकलने वाला खून उसके चेहरे पर छिटक जाता है, लड़का पागलों की तरह मुस्कुराता है और उसकी तलवार चांदनी से चमकने लगती है। वह नौजवान अपनी रफ्तार तेज करता है और अपने दुश्मन की तरफ दौड़ता है। उसे तक पहुंचने के लिए एक तेज छलांग लगाता है। वह डीमन के एक सींग पर तलवार का हमला करता है। उसका हमला कामयाब देखकर तलवारबाज फिर से मुस्कुराता है, लेकिन उस राक्षस की बड़ी लाल आंख उस पर टिकी हुई है और जूलियन को एहसास होता है कि उसने लापरवाही की है। राक्षस का सर उसे सीधा टकराता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हमारे हीरो को उस वार का पूरा असर महसूस होता है।
दर्द इतना ज्यादा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। जूलियन सोचता है कि एक कीड़ा भी ऐसे पलटकर वार कर सकता है। वह हार नहीं मानता और जानवर की आंख की तरफ लपकता है। अपनी तलवार उस राक्षस के हड्डियों वाले शरीर में घुसा देता है। फिर वह जोर से जमीन पर गिरता है, मिट्टी में एक गड्ढा बना देता है। सिपाही डर जाते हैं, लेकिन पेरेन को कमान संभालने का एक मौका दिखता है। लेकिन एक आदमी उन्हें पीछे देखने के लिए चिल्लाता है। लड़के का साया अभी भी वहां खड़ा है। उसकी तलवार पहले से भी ज्यादा चमक रही है, उससे एक चमकती नीली रोशनी निकल रही है। एक सिपाही उस चमक को पहचान लेता है। यह मूनलाइट सोर्ड है जो अपने मास्टर तलवारबाज से जुड़ी हुई है और इस बार यह पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई है। जंग के मैदान में सब लोग उस मशहूर मूनलाइट सोर्ड को देखकर हैरान रह जाते हैं। यह अभी अपनी असली ताकत के आधे पर भी नहीं है, लेकिन यह राक्षस के लिए पहले ही एक बड़ी कमजोरी बन गई है। बिना रुके जूलियन राक्षस के पास जाता है। उससे नीली एनर्जी निकल रही है। उसकी आंखें टिकी हुई और फोकस्ड हैं। वह नौजवान खुशी से झूम रहा है और राक्षस को उस वार के पीछे की पूरी उत्तेजना महसूस होती है। लेकिन उस वार का असर हमारे हीरो पर भी होता है। भले ही राक्षस धीमा लगता है, लेकिन उसके हमले तेज हैं। लेकिन जूलियन अपनी पैदाइशी सलाहियत की वजह से उनका अंदाजा लगा सकता है। वह अपने दुश्मन की हरकतों को समझ लेता है। ध्यान से वह नौजवान हर आने वाले हमले को रोकता है। अपने शरीर को तेजी से हिलाता है ताकि राक्षस के हमलों से बच सके। लड़के की लाल आंखें अपने निशाने पर टिकी हुई हैं। देखने वाले सभी सिपाही ऐसी सलाहियतें देखकर हैरान हैं और पेरेन को आखिरकार समझ आता है कि लड़के की शोहरत बेकार नहीं है। इसी बीच रेजोनेंस स्टोन लगभग तैयार है। बस कुछ छोटी चीजें बाकी हैं इसके पूरी तरह ठीक होने से पहले। उस माहिर जादूगर के द्वारा लड़की अपनी बाहें दीवार पर रखती है और चिल्लाती है सबको बताने के लिए कि अब बैरियर को एक्टिवेट किया जा सकता है। जंग के मैदान में कुछ पत्थर राक्षस के पास हवा में तैरने लगते हैं, उसे भटकाते हुए। जूलियन मौके का फायदा उठाता है कहने के लिए कि जंग के दौरान नजर हटाना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। वह तेजी से राक्षस के सर के पास जाता है और अपनी तलवार से एक तबाहकुन वार करता है। रोशनी की एक तिरछी लहर में लड़का दुश्मन के शरीर से गुजर जाता है, उसे अपने रास्ते में काट कर गिरा देता है। सलाहियत का यह पूरा नज़ारा आइलीन को हैरान कर देता है, जैसे कि सिपाही भी जो पूरी तरह से चकित हैं। वह राक्षस जिसने कभी उन सबको डराया था, अब एक बेजान कठपुतली की तरह गिरता है। राक्षस के गिरने से एक जोर की आवाज आती है जब हमारा हीरो एक बहादुरी वाली पोज में मुड़ता है। आखिरकार यह मुश्किल जंग जूलियन की जीत के साथ खत्म होती है। उसे अपने आसपास भीड़ की सरगोशी सुनाई देती है। जज्बाती होकर हीरो को एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। सब लोग डरे हुए भी हैं और प्रभावित भी हैं, क्योंकि जूलियन आखिरकार एक विलेन है। उसकी ताकत देखकर लोगों का डरना स्वाभाविक है। एक आवाज लड़के को बुलाती है जो अभी भी ख्यालों में खोया हुआ है। दो हाथ पास आते हैं और उसके हाथ पकड़ लेते हैं। एक सिपाही दिल की गहराइयों से लड़ने के लिए उसका शुक्रिया करता है। चैन की सांस लेते हुए आदमी कहता है कि उसने सोचा था कि वह सब मर जाएंगे और योद्धाओं के बीच एक छोटा सा जश्न शुरू हो जाता है। पेरेन भी पास आता है और तलवारबाज का उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन यह साफ दिखता है कि वह बहुत घबराया हुआ है और उसे बहुत पसीना आ रहा है। जूलियन योद्धा के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बाकी सब संभालने को कहता है, क्योंकि वह ऐसे पलों का आदी नहीं है। अब पेरेन को एहसास होता है कि जूलियन सबसे अलग है, यहाँ तक कि अमीर लोगों में भी वह अलग दिखता है। उस तरह के राक्षस का सामना करने के बाद इतना शांत रहना यह इंसानियत नहीं है। भीड़ से दूर जाते हुए हीरो एक साफ झील के पास जाता है और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। अब जब सब शांत हो गया है, उसे एहसास होता है कि हालात कितने खतरनाक थे। वह निराशा, डर और घबराहट की सारी भावनाओं को फिर से जीता है जो उसने उस राक्षस का सामना करते हुए महसूस की थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। असली जिंदगी में चीजें सच में बहुत ज्यादा डरावनी होती हैं। इससे वह सोचने लगता है कि असली जूलियन ऐसी चीजों से कैसे गुजर सकता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लड़के ने कैरेक्टर की तरह दिखने की इतनी कोशिश की कि उसने खुद को भी डरा दिया, और वह सोचता है कि क्या उसके ख्याल भी उसके शरीर के साथ बदल रहे हैं। उसके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, असली जूलियन कितना ताकतवर है? जो स्किल उसने अभी अभी अनलॉक की थी वह ली सीहू के ज्ञान और जूलियन के अनुभव का मेल थी। अब हीरो अपने मिशन को ध्यान से पूरा कर सकता है, अपने दुश्मनों की कमजोरियों को ढूंढ सकता है और अगर निशाना डरा हुआ हो तो उसे और ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस सलाहियत के साथ उसके लिए उस पर से हर तरह का शक मिटाना आसान होगा। एक ही दिक्कत है, मूनलाइट सोर्ड जो अधूरी है, एक हथियार जो खास तौर पर इस कैरेक्टर के लिए बना था। जब वह उसे देखता है, हीरो ध्यान से तलवार को म्यान में रखता है। यह साफ है कि उसकी धार पर कई खरोंचें आ गई हैं। इसे एक्टिवेट करने में बहुत मना लगा। न इसकी ताकत और न ही इसकी स्थिरता पूरी तलवार से मिल सकती थी। लेकिन स्थिरता शब्द के बारे में सोचते ही नौजवान को कुछ ख्याल आने लगते हैं। अपनी परछाई को देखकर मुस्कुराते हुए लड़के को एक शानदार आइडिया आता है। दूर से लहराते हुए झंडे दिखाई देते हैं। हुड पहने हुए आदमी किसी चीज का इंतजार करते दिखते हैं। अचानक एक अच्छे कपड़े पहने आदमी एक बड़े डाइनिंग टेबल वाले हॉल का दरवाजा खोलता है।
ये बड़े अमीर लोगों की एसोसिएशन है। हुड पहने हुए आदमियों में से एक नए आए हुए को बैठने के लिए पूछता है। कांपते हुए हेरोन बहुत घबराया हुआ लगता है। हुड पहने आदमी पूछता है कि क्या यह सच है कि जूलियन ने उनके प्लान्स का पता लगा लिया है, और उसका जवाब क्या था। कांपती आवाज और डर से भरा हुआ हेरोन इस बात की पुष्टि करता है। जूलियन ने असल में पहले ही ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स का पता लगा लिया है। अमीरों में से एक बिना किसी झिझक के कहता है कि उसने पहले ही सोचा था कि हेरान की बेकारपन से दिक्कत होगी। वह कहता है कि अगर उसके फैमिली से सीधे रिश्ते न होते तो वह नौजवान अब तक खत्म हो चुका होता। एक और हुड पहने लॉर्ड कहता है कि शटाइस की हरकतें अजीब हैं क्योंकि उन्होंने इंपीरियल सेक्रेटरी के ऑफिस में एक प्रपोजल भेजा है। हेरोन फिर नया नियम बताता है। शटाइस एडमिशन एग्जाम्स के दौरान जो कुछ भी हो, यहाँ तक कि किसी की मौत के लिए भी जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सुनते ही अमीर का चेहरा गुस्से से भर जाता है। गुस्से में एक और आदमी टेबल पर मुट्ठी मारता है, कहते हुए कि ये वही होगा जैसे जूलियन की सारी मांगे मान लेना। ये जानकारी पूरे कमरे में हलचल पैदा करती है। सब लोग गुस्से से फट पड़ते हैं। अचानक एक आवाज ने कहा कि यह एक मौका हो सकता है। यह लॉर्ड एडन था, जिसने चालाकी भरे चेहरे के साथ अपने हाथ जोड़े। उसने सबको याद दिलाया कि अब तक जूलियन ने सिर्फ शाही परिवार के आदेशों का पालन किया था, लेकिन अगर उसकी हरकतें यह दिखाने लगें कि वह उन बंधनों से आजाद हो रहा है तो वह ऐसा कर सकता था, और वह नौजवान अपनी मर्जी से काम करने लगे तो इससे पक्का कई बदलाव आएंगे। ये उसे इस्तेमाल करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है उस वक्त के मुकाबले जब उन्होंने उसे नॉर्दर्न फ्रंट भेजा था। गुस्से में एक और अमीर ने पूछा कि क्या एडन ये कह रहा है कि वह बस नौजवान को अपनी मर्जी करने दे। मुस्कुराते हुए एडन ने जवाब दिया कि हाँ, वह यही कह रहा था। अपने कमरे में वापस आकर जूलियन ने मिशन के बाद थोड़ी देर आराम किया। उसके पौधे खूबसूरत और स्वस्थ, साफ दिख रहा था कि उनकी अच्छे से देखभाल की गई थी। लेकिन कमरे को अपने पसंद के हिसाब से सजा हुआ देखकर उसे शांति महसूस हुई। पौधे में एक जादू लगता था जो उस जैसे आदमी को भी शांति दे सकता था। पिछले मिशन में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से सारी अफवाहें खत्म हो गई थीं। नौजवान ने चीजों से भरा हुआ एक बड़ा संदूक खोला। अंदर उसने एक लाल पत्थर देखा जो रोशनी में चमक रहा था। आखिरकार जूलियन को अपनी मूनलाइट सोर्ड को पूरा करने का एक तरीका मिल गया था। उस खूबसूरत गहरे लाल रतन का इस्तेमाल करके उसे यह आइडिया रेजोनेंस स्टोन को देखने के बाद आया। गेम में सभी चीजों में माना को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, और एम्पायर में बने पत्थरों में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी थी, इसलिए रेजोनेंस स्टोन्स इतने अच्छे से काम करते थे। तो वह चीज में माना भरने का यह आइडिया उधार लेगा। इस तरह तलवारबाज और उसकी तलवार के बीच एक परत होगी जो सारी एनर्जी को ले जाने के लिए एक चैनल की तरह काम करेगी। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वह कई छोटे टुकड़ों में टूट गया। इससे जूलियन को एहसास हुआ कि उसे एक सही पत्थर ढूंढना होगा जो उसके माना फ्लो के साथ कंपैटिबल हो। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रात के खाने का समय हो गया था। जूलियन ने पूछा कि क्या यह बटलर है और उसे अंदर आने की इजाजत दी। और एक बार फिर मेहनती लाजरस वहां था, मरने के लिए तैयार, सेवा करने के लिए। कैप्टन चाहता था कि वह इंपीरियल सेक्रेटरी के ऑफिस जाए और अपनी जुबानी रिपोर्ट दे। हैरान होकर नौजवान ने रिक्वेस्ट दोहराई, यह पक्का करने के लिए कि उसने सही सुना है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठा, जाने की तैयारी करते हुए, और अपने वफादार सहायक से कहा पत्थरों को वापस संदूक में रखने के लिए। यह बात कि सेक्रेटरी का ऑफिस उसे बुला रहा था बहुत दिलचस्प थी। तलवारबाज के जाने से पहले लाजरोथ ने उसे फिर से बुलाया। उसने लाल पत्थर के टुकड़े उठाए और पूछा कि उनका क्या करे। जूलियन ने उसे उन्हें फेंक देने को कहा। भले ही सहायक को ऐसे खूबसूरत छोटे पत्थरों को फेंकने में अफसोस हुआ, उसने आदेश का पालन किया। जूलियन फिर इंपीरियल सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचा। शटाई की बिल्डिंग के मुकाबले यह जगह काफी शानदार थी। नौजवान ने अपना परिचय दिया और कहा कि वह मिस्टर सेडन ऑर्बी से मिलने आया है, लेकिन अटेंडेंट ने उसे बताया कि मिस्टर ऑर्बी मीटिंग में है और उसे इंतजार करने को कहा। जूलियन समझ गया और कहा कि वह इंतजार करेगा। जो मेहमान उससे पहले आया था, शायद उसका दर्जा उससे भी ऊंचा था। वह वेटिंग रूम में पहुंचा, एक ऐसी जगह जो उसने गेम में कभी नहीं देखी थी, जो भी काफी शानदार थी। कमरे के कोने में किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक तलवार। एक हथियार को वहां ऐसे ही छोड़ा हुआ देखना अजीब था। इसके अलावा तलवार कमरे से मेल नहीं खा रही थी। वह काफी सादी थी, लेकिन लगता था कि वह एक बहुत माहिर तलवारबाज की है। एक मजबूत शरीर में एक मजबूत दिमाग होता है, यह वाक्य म्यान पर लिखा हुआ था, और हीरो को लगा कि उसने यह कहीं पहले देखा है। एक सख्त आवाज ने नौजवान को तुरंत तलवार से हाथ हटाने के लिए हुक्म दिया, लेकिन आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी यह जानने के लिए कि यह किसकी है। यह अमीर लेडी रॉनबेल थी, एम्पायर के मशहूर नाइट फैमिली की सदस्य और हेडन राइके के शिष्यों में से एक, वही जिसका जीवन गेम के दौरान खत्म कर दिया गया था किसी और के नहीं बल्कि बदनाम जूलियन क्राइपार्ट प्लेसेंट के हाथों। बेजान लड़की की याद हीरो के दिमाग में चमक उठी और अब वह उसे सामने देख रहा था। हेडन की शिष्या होने के नाते वह गेम से बचने की उसकी कोशिश में एक खास शख्सियत हो सकती थी। रिन रनबेल हेडन राइच की एक वफादार शिष्या है, इतनी माहिर कि एक दिन जूलियन को भी पीछे छोड़ दे।
उसकी तारीफ हेडन के प्रति उसकी अटूट आज्ञाकारिता के लिए भी की जाती थी। इस वजह से लड़की के लिए एक खास शादी का जोड़ा बनाया गया था और उसे प्लेयर्स के बीच हमेशा सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर्स में से एक माना जाता था। लेकिन अब हीरो जूलियन के शरीर में है और उसे उससे सिर्फ शुद्ध बेमिल नफरत महसूस होती है। जब उससे पूछा गया कि वह उसकी तलवार के साथ क्या कर रहा था, हीरो कहता है कि वह बस देख रहा था। उसे उकसाने की कोशिश करते हुए वह कहता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने मास्टर की तलवार को ऐसे ही छोड़ देगी। लड़की जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हेडन को हथियार रखना पसंद नहीं है। क्योंकि नाइट ने अपने मास्टर का जिक्र किया, नौजवान मौके का फायदा उठाता है पूछने के लिए कि क्या वह मीटिंग रूम में है। शक करते हुए लड़की पूछती है कि उससे क्या मतलब। जूलियन जवाब देता है कि वह बस क्यूरियस था क्योंकि वह आदमी बहुत पहले उसका टीचर भी था। नफरत से कांपते हाथों के साथ रिन ने अपनी तलवार पकड़ती है और गुस्से में पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की। क्योंकि उकसाना जानबूझकर किया गया था, जूलियन चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता है उनकी बातचीत को बीच में रोकते हुए। एक आदमी मिस रेन से ऑफिस जाने को कहता है। तेजी से पीठ मोड़ते हुए लड़की ठंडी आवाज में अलविदा कहती है, यह कहते हुए कि वह उसे फिर कभी न देखे। लेकिन मैसेंजर कहता है कि जूलियन को भी मीटिंग रूम में बुलाया गया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए हीरो बेपरवाह दिखता है, कहते हुए कि उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि वह दोनों एक ही टीचर के स्टूडेंट थे। लेकिन अभी भी ठंडी आवाज में लड़की जवाब देती है कि अब वह नहीं है और कि उसकी हिम्मत न हो फिर कभी उसके मास्टर का नाम लेने की। जूलियन गेम के अपने पसंदीदा कैरेक्टर से मिलने वाला है, उस आदमी के शरीर में होते हुए जिसने उसे धोखा दिया था। यह सोच उसे एक्साइटेड और नर्वस दोनों करती है। जल्दी ही दोनों नौजवान इंपीरियल सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचते हैं और एक भले आदमी उनका स्वागत करता है, जो हीरो को एक बड़े 2 सींग वाले राक्षस को हराने के लिए बधाई देकर बात शुरू करता है। गुस्से में रिन्ना बात काट देती है और पूछती है कि उसका टीचर कहाँ है। पता चलता है कि राइट्स चला गया था जैसे ही उसने लड़की को एक मिशन दिया जिस पर जूलियन उसके साथ जाएगा। हैरान होकर ब्लॉन्ड पूछती है कि उसे उस गद्दार के साथ मिशन पर जाने की क्या जरूरत है। उसके मास्टर ने एम्पायर से किसी को उसके साथ जाने को कहा था क्योंकि यह एक बहुत खतरनाक मिशन है और इत्तेफाक से जूलियन वहां पहले से ही था। मिशन है राजधानी की झोपड़पट्टियों की जांच करना। नौजवान पूछता है कि उन्हें ऐसी गंदी जगहों से क्यों निपटना है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इन इलाकों में राक्षस दिख रहे हैं और वहां के लोग शाही परिवार को सीधे शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए यह उन दोनों के लिए एक सही काम है जो शाही परिवार से जुड़े हैं लेकिन पूरी तरह उसका हिस्सा नहीं है। झोपड़पट्टियों में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं जिन्हें एम्पायर में आने से रोका गया था और क्योंकि वह शाही परिवार को पसंद नहीं करते, शट आइस को भेजना जो न्यूट्रल सदस्य हैं एक अच्छा आइडिया है। अगर मिस रिन जूलियन से बेहतर परफॉर्म करती है तो उसके लिए होली सोर्ड्समैन का टाइटल लेना आसान होगा। यह मिशन हीरो के लिए सही नहीं हो सकता है, लेकिन शाही परिवार के चमचे के रूप में उसे यह स्वीकार करना जरूरी है। गुस्से में लड़की मना कर देती है, कुछ ऐसा जो नौजवान चाहता है कि उसे भी करने का अधिकार होता। लेकिन आदमी उसे याद दिलाता है कि उसके मास्टर ने खुद उसके लिए यह मिशन चुना है और अपने टीचर की इच्छा के खिलाफ जाना एक बहुत मुश्किल बात है। एक अजीब सी खामोशी के बाद नौजवान औरत कहती है कि वह समझ गई। उसे घबराहट की हालत में देखते हुए हीरो सोचता है कि हेडन की शिष्या का टाइटल रखने वाली एक नाइट के रूप में वह मिशन के दौरान उसे कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करेगी। नौजवान के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वह विरोध कर सके। काश उसके पास एक ऐसा पत्थर होता जो उसके माना से मेल खाता। रीनी के गले में लटका पत्थर तुरंत उसका ध्यान खींचता है। वह अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाता और पूछता है कि यह किस तरह का रतन है। नौजवान औरत जवाब देती है कि यह एक मूनस्टोन है। पत्थर उस एनर्जी से चमकता हुआ लगता है जिसे हीरो इतनी बेचैनी से ढूंढ रहा था। जैसे ही वह अपना हाथ नेकलेस के पास लाता है, जूलियन उसकी ऑरा का मैग्नेटिज्म महसूस कर सकता है। गुस्से में ब्लॉन्ड पीछे हट जाती है और वह कहता है कि वह बस देख रहा था। भले ही कुछ ही सेकंड्स के लिए नौजवान पत्थर का अपने माना के साथ रेजोनेंस महसूस कर सका। कुछ इतना जरूरी अब इतना पास था। पक्का इरादा करके हीरो एक ज्वेलरी स्टोर जाता है रिन जैसा एक खरीदने के लिए और पूछता है कि क्या दुकान वाले के पास कोई मूनस्टोन स्टॉक में है। लेकिन यह पत्थर बहुत ही दुर्लभ है और कलेक्टर्स को छोड़कर किसी भी दुकान में वह नहीं मिलते। जूलियन का चेहरा निराशा से गहरा हो जाता है, जिससे दुकान वाला बहुत घबरा जाता है। आदमी कहता है कि वह उसके लिए एक ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। चैन की सांस लेते हुए नौजवान कहता है कि उसे सच में एक की जरूरत है और बेचारा व्यापारी कहता है कि वह पूरे देश में खोजेगा। लेकिन जब मिशन का दिन आता है, पत्थर नहीं मिले हैं और हीरो बहुत चिंतित है कि रेना उसकी अधूरी तलवार को देख लेगी। लड़की आगे बढ़ती है, लेकिन नौजवान उसे चेतावनी देता है कि यह गलत रास्ता है। नौजवान औरत उसे घूरती है क्योंकि झोपड़पट्टियां गैर कानूनी तरीके से बनी इमारतों से घिरी हुई हैं। वहां तक पहुंचने के लिए मैप्स या साइंस को फॉलो करना सुरक्षित नहीं है। एक मैप पकड़े हुए ब्लॉन्ड कहती है कि वह नौजवान की बात सुनने के बजाय मैप को फॉलो करना पसंद करेगी और वह उसकी बात समझ जाता है।
लेकिन ईस्टर्न झोपड़पट्टियां नए लोगों के लिए एक बुरा सपना है। यहाँ तक कि गेम के डेवलपर्स ने भी माना था कि यह एक मुश्किल इलाका है नेविगेट करने के लिए। पक्का इरादा करके लड़की कहती है कि वह उसकी चालों में नहीं आएगी, क्योंकि उसे यकीन है कि गद्दार शायद होली सोर्ड्समैन के मौजूदा शिष्य को सैबोटाज करने की प्लानिंग कर रहा है। एक मजबूत आवाज में नौजवान औरत कहती है कि वह जूलियन से अलग है, वह बिना किसी शक के अगली होली सोर्ड्समैन बनेगी। घबराहट में नौजवान सोचता है कि उसकी साथी गलत है, क्योंकि यह मिशन आसान नहीं होगा। दोनों एडवेंचरर बहस करते हैं कि कौन सा रास्ता लें। शक करते हुए रिन्ना पूछती है कि क्या जूलियन पहले कभी झोपड़पट्टियों में गया है। ली सीहू जरूर गया था, लेकिन यह मान लेना उसके भेष के लिए खतरनाक होगा। अगर उसके पास कोई असली अनुभव नहीं है, वह पूछती है, तो उसे सही रास्ता कैसे पता है। मुस्कुराते हुए नौजवान कहता है कि यह उसकी इंट्यूशन होगी। ब्लॉन्ड फिर सुझाव देती है कि वह अलग अलग रास्ते लें, लेकिन जूलियन उसे याद दिलाता है कि शाही आदेश है कि वह साथ चले, जब तक जरूर नाइट यह न माने कि हेडन राइक एम्पायर से ज्यादा जरूरी है। गुस्से में लड़की उसे चेतावनी देती है कि फिर कभी उसके टीचर का नाम न ले, अगर उसमें जरा भी शर्म बाकी है। वह इतनी गुस्से में है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। अंदर ही अंदर योद्धा जानती है कि जूलियन उससे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने बहुत लोगों को उन दोनों की तुलना करते सुना है। उसके परेशान दिमाग में एक वाक्य गूंजता है, अगर वह होता तो मकसद अब तक पूरा हो चुका होता। लेकिन उसका यह यकीन कि वह होली सोर्ड मास्टर की उत्तराधिकारी है मजबूत रहता है। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए लड़की कुछ ऐसा देखती है जो उसे परेशान करता है। रास्ता बताने वाले साइंस बहुत उलझाने वाले हैं। ये पहले से जानते हुए जूलियन मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या दिक्कत है। ये साफ दिखता है कि ब्लॉन्ड पूरी तरह से भटक गई है। मैप साइंस पर लिखे नामों से मेल नहीं खा रहा है और गलत लगता है। तो एडवेंचरर गोल गोल घूमते रहते हैं, हमेशा एक ही जगह पर रुकते हुए। चेहरे पर निशान वाला एक आदमी उन्हें बुलाता है, पूछते हुए कि क्या वह खो गए हैं। लेकिन बार्डन का मुफ्त में मदद करने का कोई इरादा नहीं है और लड़की से बदले में उसे एक ड्रिंक खरीदने को कहता है। उसके सरनेम की शोहरत जानते हुए शक्की आदमी सोचता है कि उसे लॉटरी लग गई है। जब जूलियन अपना परिचय देने की कोशिश करता है, बार्डन को जरा भी दिलचस्पी नहीं लगती। सोचने के लिए रुकते हुए हीरो के लिए यह नाम अनजान नहीं है, लेकिन क्योंकि तुरंत कुछ याद नहीं आया तो वह बहुत जरूरी कैरेक्टर नहीं होगा। एडवेंचरर्स को रास्ता बताने से पहले बैडन बार ओनर से उन सबके लिए एक एक ड्रिंक लाने को कहता है। बारटेंडर ने एक ग्लास साफ करते हुए पूछा कि वह दोनों कहाँ से हैं। जवाब सुनने के बाद कीमत बदलते हुए अटेंडेंट उन्हें बताता है कि हर ड्रिंक के 30 एनआर्स हैं। मुस्कुराते हुए आदमी चेतावनी देता है कि झोपड़पट्टियों में चीजें सच में काफी महंगी हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने कपड़ों से पैसे निकालती है, लड़की कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में उसे ड्रिंक्स काफी सस्ते लगे। आदमी की आंखें इतने सारे सोने के सिक्के देखकर चमक उठती हैं, जैसा कि एक अमीर फैमिली की बेटी से उम्मीद की जाती है। बार ओनर को एक कोने में घसीटकर वह बदमाश उसे उनके ड्रिंक्स को खास बनाने को कहता है, क्योंकि वह उन्हें नशे में लूटने का प्लान बना रहा है। और जैसे ही वह ड्रिंक्स तैयार करता है, बारटेंडर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कहा गया था। जल्दी ही 3 बड़े मग ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं। ब्लॉन्ड अपना मग उठाती है और उसे अपने होंठों तक लाती है, लेकिन वह एक घूंट ले पाती उससे पहले ही जूलियन उसे रोक देता है। शांत होकर वह बर्तन के अंदर के लिक्विड को देखने लगता है। एक धमकी भरी आवाज में वह पूछता है कि क्या आदमी ने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है। मायूस होकर बैडन पूछने लगता है कि उसका क्या मतलब है। फिर पक्का करने के लिए हीरो मग आदमी की तरफ बढ़ाता है और उसे पहले चखने को कहता है, या शायद वह चाहेगा कि तलवारबाज उसे जबरदस्ती पिलाए। गुस्से में रिने अपने मिशन पार्टनर को तमाशा करना बंद करने के लिए हुक्म देती है, लेकिन जैसे ही लड़की उसका नाम लेती है, बैडन उसे पहचान जाता है। चिंतित होकर बार ओनर पूछता है कि आदमी इंपीरियल फैमिली के चमचे को उसकी दुकान तक कैसे ले आया। घबराहट में पसीना बहाते हुए बैडन कहता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसके चमचे हमेशा पब के आसपास घूमते रहते हैं और वह झोपड़पट्टियों के सबसे अच्छे और सबसे खतरनाक दिखने वाले गुंडे हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने पहले ही हलचल देख ली है। बैडन खुद अपने कोट में कुछ ढूंढने लगता है। यह एक तलवार का दस्ता है जो दिखाता है कि वह भी लड़ने को तैयार है। अपना सब्र खोते हुए जूलियन ऐलान करता है कि उनका वक्त खत्म हो गया है, पहले से ही एक संभावित लड़ाई के लिए तैयार होते हुए। जैसे ही हीरो हरकत करता है, चमचे हमला करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन तेज हरकतों के साथ जूलियन एक को गर्दन से पकड़ लेता है। एक और पीछे से आता है, उसे मारने के लिए हथियार तैयार करते हुए, लेकिन उसका हमला हीरो के बचने वाले दांव पेंच से नाकाम हो जाता है। गुंडे एक एक करके नीचे गिरते जाते हैं। समझ नहीं पाते हुए कि क्या हो रहा है, रिन्ना भी अपनी तलवार निकाल लेती है। अब सभी चमचे डर गए हैं और हमला करने की हिम्मत खो चुके हैं। मजबूती से खड़े होकर लड़का कहता है कि उसे नहीं पता यह लोग क्या चाहते हैं, लेकिन झोपड़पट्टियों में और दिक्कत न पैदा करना ही बेहतर होगा। जूलियन की तलवार की नोक सीधी चोर की गर्दन पर है। उनके आसपास के लोगों के बर्ताव से यह साफ है कि वह सब उसके गुंडे हैं। क्योंकि ऐसा है, हीरो बार्डन से मांग करता है कि वह उन्हें पीछे हटने का हुक्म दे, वरना उसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और वहां कोई बियर मग जैसा अंजाम देखेगा।
आदमी अंदर ही अंदर कांपने लगता है, अपनी बैंगनी ऑरा हीरो को दिखाते हुए। उसके गुंडे हरकत करने लगते हैं, लेकिन मायूसी में बार्डन उन्हें जल्दी पीछे हटने के लिए चिल्लाता है। सबसे बुरे की डर से तुलकिस जगह छोड़ देते हैं। अब अगर नौजवान कुछ सवालों का जवाब देने को तैयार है, जूलियन गारंटी देता है कि वह उसे सुरक्षित सरेंडर करने में मदद करेगा। चोर के लिए अपनी जान गंवाने से बेहतर है सरेंडर करना, लेकिन चुनाव मिस्टर बैडन का है। हीरो फिर से पूछता है कि आदमी क्या करना चाहेगा, मरना या सरेंडर करना। जब कुछ ही विकल्प बचे थे, बार्डन सरेंडर करने का फैसला करता है। जूलियन को आदमी की मदद शुरू से ही शक की लगी थी, लेकिन वह एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। यह जानकर उसे हैरानी हुई। कम से कम उन दोनों को कुछ जरूरी जानकारी मिल गई। रेना दूसरी तरफ उदास थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से वह इस मुश्किल में फंसे। जूलियन ने देखा कि लड़की का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है। लड़की ने पूछा कि तलवारबाज को कैसे पता चला कि चोर ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। थोड़ा सस्पेंस बनाते हुए लड़के ने पूछा कि क्या वह सच में जानना चाहती है। ब्लॉन्ड लड़की ने जवाब दिया कि वह सबक सीखना चाहती है, भले ही वह उस इंसान से मिले जिसे वह पसंद नहीं करती, और यह उसकी अच्छी सोच थी। हाँ, अगर उस पर इतनी नफरत न होती तो और अच्छा होता। जूलियन ने फिर बताया कि उसकी माना डिटेक्ट करने की ताकत की वजह से वह ड्रिंक और जगह दोनों से आने वाली खतरनाक सोच को महसूस कर पाया। खतरा जानते हुए उसने बार में घुसने से पहले ही अपनी माना का इस्तेमाल किया, दूसरे की एनर्जी से आने वाली दुश्मनी को पहचानने के लिए। ये एक ऐसा तरीका है जैसा चमगादड़ रेडार का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका आमतौर पर मेजेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा माना है, इसलिए उसके लिए डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। फिर भी ब्लॉन्ड लड़की को चैन नहीं आया। उसने एक और सवाल पूछा। डीमन की जगह पूछने के बजाय उसने बैडन से पूछा कि उस जगह में जिंदगी कैसी थी, स्लम्स में। रिने ने उससे सवाल किया, क्योंकि उसने सोचा था कि उनका मिशन डीमंस से निपटना है, वहां के लोगों से नहीं। लेकिन जूलियन ने पक्का किया कि बिल्कुल यही बात है, और पूछा कि क्या लड़की डिमोनाइजेशन के बारे में जानती है। ब्लॉन्ड लड़की ने जवाब दिया कि यह एक ऐसी चीज है जो तब शुरू हुई जब बारबेडोस के बचे हुए हिस्सों ने इंसानों के अलावा सभी जीने वाले जीवों को अपना शिकार बना लिया, और ये बचे हुए हिस्से दिखाई देते हैं जिन्हें डीमंस कहा जाता है। लेकिन क्योंकि स्लम्स में रेजोनेंस स्टोन्स हैं, इसलिए इन क्रीचर्स का अंदर आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि सिर्फ इंसान ही डीमन बन सकते हैं। गेम की तरह जूलियन पहले से जानता है कि इस जगह पर डिमोनिक पोजेशन हो रहा होगा, लेकिन रेना के लिए इस कहानी पर यकीन करना नामुमकिन था। लड़का बोलता रहा। उसने बताया कि पिछले हफ्ते 3 फैमिलीज ने बुखार की दवा खरीदी थी, जो डिमोनाइजेशन के पहले लक्षणों में से एक है। लेकिन लड़की को अभी भी बहुत शक था। दिन खत्म हो गया और सूरज डूब गया। अब लड़की ज्यादा खुश लग रही थी और उसने कहा कि उन्हें सिर्फ एक घर और चेक करना है। उसने कहा कि अब तक डिमोनाइजेशन का कोई निशान नहीं मिला है, तो ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है। इस अच्छे मूड के साथ वह अपना मिशन पूरा करने के करीब थे। जूलियन ने दरवाजा खटखटाया, पूछते हुए कि क्या कोई घर पर है। एक खतरनाक लाल आंखों वाले आदमी ने दरवाजा खोला। भले ही यह डिमोनाइजेशन का पक्का लक्षण नहीं था, लेकिन उसकी डिफेंसिव ऑरा से पता चलता था कि आदमी कुछ छुपा रहा है। खुशबू भी जानी पहचानी थी, जैसी जूलियन ने रेजोनेंस स्टोन मिशन के दौरान महसूस की थी। डिमोनिक वाइटल फ्लूइड्स की कड़वी बदबू। अपना दिमाग शांत रखते हुए लड़के ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि लड़का शटाइस का हिस्सा है, आदमी का चेहरा बदल गया। चिल्लाते हुए उसने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन जूलियन ने दरवाजा पकड़ लिया, उसे बंद होने से रोका। एक धक्के के साथ उसने बूढ़े आदमी को अंदर फेंक दिया और जबरदस्ती अंदर घुस गया। हैरान होकर वॉरियर ने कहा कि उसे कम से कम बताना चाहिए था कि क्या हो रहा है, लेकिन जूलियन की नजर में उसकी मिशन पार्टनर बहुत भोली थी, और यह भोलापन एक दिन उसके लिए मुश्किल बन सकता था। घर के अंदर आने के बाद लड़की घबराई हुई थी, क्योंकि उनके पास घरों में घुसने की परमिशन नहीं थी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट शांत था। वह जानता था कि इंपीरियल कोर्ट को रिजल्ट्स चाहिए, चाहे वह कैसे भी मिले। उनके पास जो जानकारी थी उसके हिसाब से वह आदमी अपने बेटे के साथ अकेला रहता था। फिर भी टेबल पर 3 लोगों के लिए खाना लगा हुआ था। घबराते हुए बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि आज उसका एक मेहमान है। खाने को चेक करने के लिए जूलियन ने चम्मच से सूप हिलाया और देखा कि वह अजीब तरह से गाढ़ा है। लड़के को समझ आया कि बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान को देने के लिए सूप में नींद की दवा डाली थी, और यह मेहमान शायद वह डीमन है जो दरवाजे के पीछे बंद है। अपने पार्टनर की समझदारी से हैरान होकर ब्लॉन्ड लड़की चुप हो गई। एक डेस्परेट कोशिश में बूढ़ा आदमी दरवाजे की तरफ भागा, चिल्लाते हुए अपने बेटे को भागने के लिए कहा। जब उसने चाबी पकड़ी और ताला खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुला और आदमी बार बार अपने बेटे को जल्दी भागने के लिए कहता रहा। अचानक एक बहुत बड़े मुंह का साया दिखा और उसने बूढ़े आदमी को निगल लिया, जो घबराहट में चिल्ला उठा। बंद दरवाजे के पीछे सच में एक बहुत बड़ा डीमन था। रेना ने अपना हथियार निकाला, सोच रही थी कि क्या सच में कोई इंसान व मॉन्स्टर बन गया है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत खत्म करना होगा। लड़की का हमला सीधा उस खतरनाक डीमन की आंखों पर गया, लेकिन मॉन्स्टर ज्यादा तेज था और उसने उसे दूर फेंक दिया।
खुशकिस्मती से यह कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था और वॉरियर संभल गई। जूलियन ने उस तलवार को पहचान लिया। यह वही थी जो रिनी ने अपने अवेकनिंग से पहले इस्तेमाल की थी। शायद इसलिए उसने पहले माना के बारे में पूछा था। यह मिशन उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो लड़का उसके सामने आ गया, जिस पे ब्लॉन्ड लड़की को गुस्सा आया। उसने कहा कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। अपनी तलवार निकालते हुए लड़के ने कहा कि यह उसका काम है और वैसे भी वह होली सोर्ड्समैन की प्यारी स्टूडेंट को चोट नहीं लगने दे सकता। प्रॉब्लम यह है कि मूनलाइट सोर्ड अभी तक परफेक्ट नहीं है, लेकिन शक पैदा करने से अच्छा है कि उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। डीमन तेजी से पास आया और हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसे इसे खत्म करना होगा। उसने फिर अपनी नई एबिलिटी को एक्टिवेट करने का फैसला किया, जो उसे मूवमेंट्स को पहचानने और कमजोरियों को ढूंढने में मदद करती है। तुरंत डीमन पर रोशनी की एक किरण पड़ी और तलवारबाज एक तेज मूव में उसके पैरों के बीच से निकल गया। पूरी तरह फोकस करते हुए जूलियन को समझ आया कि उसने रेना के लिए डीमन पर हमला करने का मौका बना दिया है और दुश्मन हमले से हैरान हो गया। लड़की पूरी ताकत से अपने दुश्मन की तरफ बढ़ी, अपनी तलवार घुमाते हुए, लेकिन डीमन अलर्ट था और हमलों से बचने में कामयाब रहा। जूलियन ने उससे कहा कि दुश्मन का ध्यान भटकाए रखे, लेकिन ब्लॉन्ड लड़की मुश्किल से दुश्मन को संभाल पा रही थी, तो यह एक मुश्किल काम होगा। तभी वॉरियर ने एक चीज देखी जो उसके काम आ सकती थी। उसने एक कंटेनर पकड़ा जो किसी गाढ़े खाने से भरा हुआ था और उसे डीमन के चेहरे पर फेंक दिया, जिससे वह अंधा हो गया। इस चाल से घबराकर मॉन्स्टर ने अपनी आंखें पकड़ लीं। अब उसका चेहरा चोटिल और गंदा था, जिससे वह घबरा गया। मौका देखते हुए रिना फोकस करने लगी। उसने फैसला किया कि वह अपने अगले हमले में बहुत ज्यादा एनर्जी डालेगी, लेकिन जब वह फोकस कर रही थी तभी डीमन के बहुत बड़े हाथ ने हमला किया, जिससे वॉरियर को बहुत चोट लगी। मॉन्स्टर ने उसकी खुशबू से उसे ढूंढ लिया था जब उसका ध्यान भटका हुआ था। नतीजा यह हुआ कि ब्लॉन्ड वॉरियर उसे भटकाने में कामयाब नहीं हो पाई, जैसा उसके पार्टनर ने कहा था। उसे इतनी शर्म आई कि उसे लगा वह अपने मास्टर का सामना कभी नहीं कर पाएगी। इसी बीच डीमन ने अपना बहुत बड़ा मुंह खोला, अपने तेज दांत दिखाते हुए। तभी एक आवाज ने मिस रिन को बुलाया। यह जूलियन था। उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन तलवारबाज बस मुस्कुराया और उससे कहा कि उसने अच्छा काम किया है। उसकी लाल आंखें चमकने लगीं जब लड़का अपनी स्किल इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। अभी भी घबराया हुआ डीमन ने अपना सर हिलाया, लेकिन उसने वॉरियर को अपनी बहुत बड़ी बांह से उठाना शुरू कर दिया। उसी पल चांदी के बालों वाले लड़के को एक अच्छा मौका दिखा। उस मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी तलवार मॉन्स्टर के शरीर में गहरी उतार दी। डीमन की रिना पर पकड़ कमजोर होने लगी जब तक उसके हाथ ने उसे छोड़ नहीं दिया। जैसे ही वह आजाद हुई, ब्लॉन्ड वॉरियर ने भी दुश्मन पर हमला करने का मौका पकड़ लिया। दोनों वॉरियर्स ने अपने दुश्मन को 2 बार घायल कर दिया। अपनी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए जूलियन अपनी जगह पर खड़ा रहा जब तक मॉन्स्टर का भारी शरीर आखिरकार जमीन पर गिर गया। हैरान हो गई रिन्ना को समझ आया कि उसके साथी ने डीमन को बिना अपनी मूनलाइट सोर्ड इस्तेमाल किए ही मार गिराया था। उसकी रिएक्शन देखकर लड़के ने एक चतुर मुस्कान दी, यह कहते हुए कि इस बार मूनलाइट सोर्ड की जरूरत नहीं थी। जूलियन को खुशी महसूस हुई। उसे अच्छा लगा कि उसकी बात कितनी नेचुरल लगी। कुछ देर बाद वह दोनों इंपीरियल पैलेस पहुंचे। सब मुश्किलों के बावजूद प्रोटैगनिस्ट ने एक और मिशन पूरा कर लिया था और उसे सुकून मिला, यह सोचकर कि उसके साथी को कुछ शक नहीं हुआ। अचानक ब्लॉन्ड वॉरियर ने खामोशी तोड़ी। उसने कहा कि मिशन का सारा क्रेडिट जूलियन को लेना चाहिए। उसकी नज़र में उसने कुछ भी नहीं किया था। उसने बहस करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, भले ही उसे मानना पड़ा कि उसने डीमन के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया था। एक तेज आवाज में रिन्ना ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुस्कुराते हुए जूलियन ने जवाब दिया, अब तुम इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। उसके मास्टर ने एक बार उससे कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने माना कि जिस तरह उसने डीमन को हराया वह तारीफ के काबिल था, लेकिन यह देखकर कि उसने अपनी ताकत सिविलियंस के खिलाफ कैसे इस्तेमाल की, यह साफ हो गया कि उनके मास्टर ने उसे क्यों छोड़ दिया था। उसकी बिल्कुल भी रोक टोक न होना। उसकी सच्ची बातें सुनकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया और कहा कि रोक टोक तो कायरों के हथियार होते हैं। गुस्से में ब्लॉन्ड वॉरियर ने पूछा कि क्या वह उसके मास्टर को कायर कह रहा है। लड़के ने बात बदल दी। उसने कहा कि वह अच्छी बातें करने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि वह नोबल नहीं था। उसे कभी पाबंदियों से भरी जिंदगी जीनी नहीं पड़ी। उसने कहा कि उसे यह जानना जरूरी है कि उस जैसे लोग भी दुनिया में होते हैं। गुस्से में वॉरियर ने पूछा कि लड़का क्या कहना चाहता है, लेकिन बात खत्म करने के लिए प्रोटैगनिस्ट ने बस उससे सारे क्रेडिट्स के लिए शुक्रिया कहा। थोड़ी परेशान होकर रिना ने अपने मन में सोचा कि वह इस लड़के को समझ नहीं पा रही है। आखिर रोक टोक तो सभी नाइट्स के पास होनी चाहिए, सिर्फ नोबल्स के पास नहीं। अचानक लड़की अपने चाचा अर्जुन से मिली, जिन्होंने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। उसने मान लिया और वह दोनों साथ में चल दिए। उसके चाचा ने पूछा कि क्या मिशन थका देने वाला था और क्या वह उसे पूरा कर पाई। उसने फिर उस लड़के के बारे में पूछा जिसके साथ वह थी। आदमी ने जूलियन को पहचान लिया और बताया कि अफवाहें हैं कि एल्डर्स एसोसिएशन लड़के के हाल के कामों की वजह से बहुत अलर्ट है। हैरान था कि कोई एसोसिएशन के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। बस वही जो एक ब्रांच फैमिली के इंसान से उम्मीद की जाती है, उसने कहा।
उसके चाचा की बात सुनकर लड़की ने जूलियन की पहले कही बात पर सोचा कि उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं जी जिसमें रोक टोक की जरूरत हो। एर्गेन ने आगे कहा कि वह चाहेगा कि उसकी भतीजी उस लड़के से दूर रहे। उसे एक खतरनाक इंसान बताया जो शायद इतना स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन आदमी अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही रिने ने उसे बीच में रोका। उसने कहा कि यह सच नहीं है। उसकी दूसरी खूबियों के बारे में उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तलवारबाज पक्का बहुत स्ट्रांग है। भले ही यह मानना मुश्किल है, लेकिन वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सुनहरे डिटेल्स वाला ग्रैंड कासल फिर से दिखाई दिया। जूलियन ऑडविन के पास गया। एक गुस्से वाले चेहरे के साथ कैप्टन ने पूछा, तुमने ये क्या कर दिया? एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ लड़के ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। सबसे पहले उसके दिमाग में यह आया कि बारटेंडर या स्लम के लोगों ने उसकी शिकायत की होगी, वायलेंस या प्रॉपर्टी डैमेज के लिए। ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जूलियन की तरह एक्ट करने में इतना बिजी था कि उसने अपने कामों के नतीजे नहीं सोचे। लेकिन कैप्टन बस उसे खाली चेहरे के साथ घूरती रही। उसने फिर बताया कि बैडन, एक क्रिमिनल जिसे शुदाइस ढूंढ रहे थे, उसने खुद को सरेंडर कर दिया। जब पूछा गया क्यों, तो आदमी कांपने लगा और जूलियन का नाम लिया, भले ही जूलियन का असली मिशन उस जगह में दिखे डीमंस की जांच करना था। सार्कास्टिक तरीके से लड़के ने कहा कि शायद क्रिमिनल को अपने सारे क्राइम्स पर अचानक पछतावा हो गया होगा। ऑडविन को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वह जानती है कि इसमें उसका हाथ है, लेकिन उससे कहा कि बस अपना मिशन का पेमेंट ले और चला जाए। खरुश होकर लड़के ने पेमेंट डिटेल्स वाला कागज ले लिया। कुछ दिन पहले उसकी सारी बचत खत्म हो गई थी और उसे याद आया कि उसे जूलर से एक ईमेल आया था, उसे चेतावनी देते हुए कि मूनलाइट स्टोन के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। स्टोन के लिए काफी पैसे मिलने की उम्मीद करते हुए लड़के ने कागज देखा और उसे झटका लगा। मिशन का टोटल पेमेंट 11,000 एनआर्स था। वहां की करेंसी एनएआर लगभग $1 के बराबर थी, तो ये एक बहुत ज्यादा पेमेंट थी। और मिस रिन ने उसे अपने सारे क्रेडिट्स दिए थे, फिर भी ये एक अच्छी रकम थी। ऑडविन ने लड़के का चेहरा देखा और बताया कि रकम कम है क्योंकि वह इतने समय से मिशंस पर नहीं गया था, जिससे प्रोटैगनिस्ट और भी हैरान हो गया। डॉक्यूमेंट को और करीब से देखते हुए लड़के ने रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कटौतियां देखी और मेंटेनेंस फीस शायद जूलियन के आर्टवर्क से जुड़ी हुई पेस्लिप इंस्टॉलमेंट पेमेंट से भरी हुई थी। सारी कटौतियों के बाद सिर्फ 900 एनआरस बचे थे। लगता है जूलियन फाइनेंसिस के मामले में बहुत खराब है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को अपनी मूनलाइट स्टोन खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो लड़के ने कैप्टन से पूछने का फैसला किया कि क्या और कोई मिशंस अवेलेबल हैं। हैरान होकर ऑडविन ने पूछा कि क्या उसे पैसों की जरूरत है। उसने कहा कि अफसोस की बात है, कुछ नया नहीं आया है, और उसे सलाह दी कि फालतू चीजों पर पैसे खर्च करना बंद करे। लड़का इतना गुस्से में नहीं होता अगर उसने वह चीजें अपनी मर्जी से खरीदी होती, लेकिन ऑडविन ने उसे याद दिलाया कि अगर वह अपना आर्टवर्क बेच दे तो पूरा कासल खरीद सकता है। यह सुझाव एक नई बात जैसा लगा। अच्छा हो सकता है इमरजेंसी प्लान पैसे जमा करने के लिए। उसे बस सारा आर्टवर्क बेचना है। हैरान होकर कैप्टन चुप हो गई। उसे पूरी सिचुएशन बहुत अजीब लगी। थोड़ी देर बाद 2 हुडेड फिगर्स दिखाई दिए। वह एल्डर्स एसोसिएशन के मेंबर्स थे और उन्होंने कहा कि जूलियन ने बिना अपनी मूनलाइट सोर्ड इस्तेमाल किए भी एक डीमन को हरा दिया। एडन, उन मेंबर्स में से एक, ने एक बुरी मुस्कान दी। बात बीच में ही खत्म हो गई जब उसने कहा कि उसे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कुछ काम करना है, और एक पास के दरवाजे की तरफ चला गया। एडन ने फिर अपने नौकर से पूछा कि क्या जूलियन ने सच में बिना अपनी मशहूर तलवार इस्तेमाल किए एक डीमन को मारा। आदमी ने शांति से जवाब दिया कि हाँ, उसने किया। ठंडे पसीने में डूबते हुए नौकर ने कहा कि यह सच में बहुत बड़ा काम है। उसने फिर पूछा कि क्या उसे अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स पर आगे बढ़ना चाहिए। उसकी आंखों में बुरी चमक के साथ एडन ने उसे आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया क्योंकि वह उस मॉन्स्टर को अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता था। दूर एड कॉस्मोस आर्ट गैलरी में कुछ लोग जगह को देख रहे थे। गैलरी में आने के बावजूद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि क्या वह यह सारी छोटी मोटी चीजें बेच पाएगा। एक छोटे आदमी ने उसे ग्रीट किया और अपना इंट्रोडक्शन पियर्सो के रूप में दिया, जो अप्रेजर था। उसने कहा कि भले ही यह शड आइज के सर जूलियन की तरफ से आई एक अचानक रिक्वेस्ट है, वह खुशी से मदद करेगा। जिस पेंटिंग की अप्रेजल होनी थी वह एक कपड़े से ढकी हुई थी, जिसे जूलियन ने हटाना शुरू किया उसे दिखाने के लिए। यह एक खूबसूरत आर्टवर्क था जिसमें गेहूं का खेत दिखाया गया था। अप्रेजर की आंखें चमक उठी। वह पेंटिंग में इंटरेस्टेड लग रहा था। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ आदमी ने टेक्निक को जांचने शुरू किया, जो कोर्सियस विंसेंट की टेक्निक जैसी लग रही थी। प्रोटैगनिस्ट उसकी बात सुनकर करीब आया, लेकिन पिर्सो ने घोषणा की कि आर्टवर्क नकली है। लड़के की लाल आंखें उसके ख्यालों में बड़ी हो गईं। वह सोचता है कि क्या जूलियन का आर्ट में इतना खराब टेस्ट था। वह सोचने लगा कि उसे कुछ और लाना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा था कि यह पीस कीमती होगा क्योंकि यह एंट्रेंस की दीवार पर लगा हुआ था। लेकिन पिर्सो ने आगे कहा कि उसने इतनी अच्छी क्वालिटी की नकली चीज कभी नहीं देखी और इस वजह से खरीदना चाहेगा। 1000 एनआर्स ऑफर करते हुए, भले ही यह असली नहीं है, भले ही यह अच्छा फायदा है, लेकिन स्टोन्स खरीदने के लिए काफी नहीं होगा।
अप्रेजर ने कहा कि वह कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएगा और जूलियन तब तक गैलरी में घूम सकता है। जैसे ही वह दूर हटा, एक आवाज ने पूछा कि क्या वह पक्का है कि वह डील फाइनल करेगा। यह आइलीन थी। उसने कहा कि उसे लगभग यकीन है कि आर्टवर्क असली है। उसे वहां देखकर हैरान होकर जूलियन ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि पीस असली है। आइलीन ने बताया कि वह अपने कजिन के काम में से एक को देखने आई थी जो डिस्प्ले पर था, लेकिन जब वह पेंटिंग के पास से गुजरी तो उसने कुछ देखा। उसने कहा कि एम्पायर में कोई ऐसा पेंटर नहीं है जो ऑयल पेंट को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। शक करते हुए जूलियन ने आर्टवर्क की तरफ वापस देखा। आइलीन ने आगे कहा कि नीचे वाले कोने में जो सिग्नेचर है वह बिना किसी शक के असली है। प्रोटैगनिस्ट ने करीब से देखने के लिए अपनी गर्दन लंबी की और पिर्सो, अप्रेजर, ने हैरान होने का नाटक किया, पूछते हुए कि वह ऐसी चीज कैसे छोड़ सकता था। जूलियन का सब्र खत्म हो गया। उसकी आंखें नफरत से चमकने लगीं जब उसने पूछा कि क्या आदमी ने उसे धोखा देने की कोशिश की। लड़के का गुस्सा देखकर पर्सों से एक पर्पल ऑरा निकली जो उसके बहुत ज्यादा डर का निशान था। सिचुएशन बिगड़ने से पहले आइलीन ने जूलियन का हाथ पकड़ लिया, उससे रुकने और कोई बेवकूफी न करने के लिए कहा। उसने कहा कि अप्रेजर से भी गलती हो जाती है क्योंकि यह इंसानी और नेचुरल है। पर्सों पर हमला करने की कोशिश करने पर खुद पर हैरान होकर और उन पर पड़ी नजरों को जानते हुए जूलियन शांत हो गया और माफी मांगी, लेकिन अभी भी गुस्से वाले चेहरे के साथ उसने पूछा कि क्या अब आर्टवर्क की कीमत बदलेगी। बेचारे अप्रेजर की आंखें बड़ी हो गईं। गहरा झुकते हुए आदमी ने माफी मांगी, बताते हुए कि अगर आर्टवर्क असली है तो गैलरी उसे खरीद नहीं सकती क्योंकि उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। जूलियन ने एक मजाकिया हंसी हंसी और पुरसों के कंधे पर हाथ रखा, कहते हुए कि यह सच में एक प्रॉब्लम है और उसे नहीं पता कि अब पेंटिंग का क्या करे। जब अप्रेजर रोया, आइलीन ने मदद करने की पेशकश की। उसने कहा कि वह किसी को जानती है जो कोर्सियस का बनाया कोई भी पीस खरीद लेगा, जिससे जूलियन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसने बदले में कुछ मांगा, 2 शर्तें रखते हुए। पहली यह कि अप्रेजर को कोई सजा न मिले, एक ऐसी बात जिसके बारे में जूलियन ने सोचा भी नहीं था। दूसरी, उसने शर्माते हुए कहा, यह कि वह उसकी किसी काम में मदद करे क्योंकि वह अभी किसी मिशन पर नहीं है। जूलियन मान गया और उन दोनों ने हाथ मिलाकर डील पक्की कर ली। अभी आइलीन ने उससे कहा कि वह गलत न समझे, बताते हुए कि वह यह अच्छा बनने के लिए नहीं कर रही है बल्कि जूलियन में उसे बचाने का एहसान चुकाने के लिए कर रही है। एक अंधेरे कॉरिडोर में एक डरा हुआ सिपाही लैंटर्न के साथ चल रहा है, रास्ता रोशन करने की कोशिश कर रहा है। उसके पैर डर से कांप रहे हैं जब एक आवाज जगह में गूंजती है, आते थे। अचानक अंधेरे में कई आंखें दिखाई देती हैं, उसे इतना डरा देती हैं कि वह मरने जैसा हो जाता है। यह वह कहानी है जो आइलीन जूलियन को बताती है जब वह वेल एकेडमी के हॉल्स में चल रहे होते हैं। उसने बताया कि एक सिपाही पर उसके पेट्रोल के दौरान हमला हुआ था, लेकिन प्रोफेसर्स ने इस केस को छोड़ दिया। लेकिन दूसरे लोग रात में अजीब आवाजें सुन रहे हैं और गार्ड्स पर हमला हुआ है। कंफ्यूज्ड होकर जूलियन ने पूछा कि गोस्ट के अलावा और क्या हो सकता है। आइलीन को लगता है कि यह एक डीमन है, भले ही एकेडमी ऐसे क्रीचर्स से बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्टेड है। उसे शक है कि कुछ अंदर घुस गए जब रेजोनेंस स्टोन इनएक्टिव था। जब वह बात कर रहे थे, एक काले बालों वाला आदमी पास आया। यह हार्डी गॉडफ्री था, जिसने उन्हें बीच में रोका, पूछते हुए कि क्या आइलीन ने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। उसने जूलियन को ग्रीट किया, लड़की को इग्नोर करते हुए। आइलीन को लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, लेकिन हार्डी ने खुद को सही बताया। उसने कहा कि वह एक अनजान आदमी को एकेडमी के अंदर के मामले संभालने के लिए ले आई है। उसने जवाब दिया कि वह यह पक्का करना चाहती थी कि डीमन से निपटने में कोई केपेबल इंसान बुलाया जाए। हार्डी ने उससे टॉन्ट किया, पूछते हुए कि क्या एक कोलैटरल ब्लड लाइन की मेंबर होने के नाते उसे और ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। लड़की ने पलटकर जवाब दिया। उसने कहा कि वह खुद था जिसने मुश्किल से अपनी थीसिस रिव्यू पास की थी और उसे एक और लिखने पर फोकस करना चाहिए। गुस्से में आदमी ने कहा कि उस जैसी कोलैटरल ब्लड लाइन्स के लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए, और बहस तेज हो गई। बहस से थक गया, जूलियन ने बीच में आने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकाली, जिससे आइलीन हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या उसे ब्लड लाइन्स के बारे में कई बातों से बुरा लगा था या वह उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के तलवारबाज ने हमला किया। घबराते हुए आइलीन और हार्डी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। अचानक एक छोटा पत्थर हार्डी के सर पर गिरा। जूलियन ने छत में एक छेद कर दिया था जिसमें से एक अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। कॉरिडोर की दीवारों के अंदर एक डीमन छुपा हुआ था, तेज दिमाग वाला। प्रोटैगनिस्ट तैयार हो गया और दुश्मन पर कुछ हमले किए, लेकिन एक तेज चीख ने लड़ाई को बीच में रोक दिया। हार्डी घबराया हुआ है, चिल्ला रहा है कि उसकी पीठ पर एक डीमन है। जब उसने देखा तो उसे छोटी लाल गेंदें दिखीं जिन पर डरावने चेहरे थे। सार्कास्टिक तरीके से जूलियन ने कहा कि डीमंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कोलैटरल ब्लड लाइन से है या नहीं। उसने आगे कहा कि अगर हार्डी सच में बचना चाहता है तो उसे अब एक कोलैटरल ब्लड लाइन के आदमी से अपनी हिफाजत करने की भीख मांगनी चाहिए। एक सिंपल हमले से प्रोटैगनिस्ट ने हार्डी को धमकाने वाले डीमन को खत्म कर दिया। तुरंत बाद आइलीन ने एक और खतरा देखा और जूलियन को चेतावनी दी कि ऊपर से कुछ आ रहा है। ऊपर
सारे छोटे डीमंस एक बड़े बादल में मिलने लगे, अपना रूप बदलते हुए जब तक वह एक ही डिमोनिक मास नहीं बन गए। क्रीचर बड़ा होता गया, उसकी परछाई ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने लगी। हार्डी डर से कांप रहा है, जबकि लड़की दुश्मन के रूप को देखकर हैरान है। छोटी गेंदें एक सच्चा बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गई थीं। जूलियन को समझ आया कि शायद यह उनका असली रूप है, कमजोरों का एक झुंड जो लड़ने के लिए साथ मिलते हैं। एक बुरी मुस्कान के साथ तलवारबाज ने कहा कि उसे यह बहुत मजेदार लगता है। डीमन एक 4 आंखों वाले चूहे जैसा लगता है, जिसके तेज दांत हैं और अपना घिनौना मुंह खोलकर वह वॉरियर्स पर हमला करता है। मॉन्स्टर जूलियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का तेजी से बच जाता है। उसकी तलवार से निकलती नीली रोशनी जानवर की आंखों के पास से गुजरती है, जो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। अब जूलियन की बारी है हमला करने की। वह अपनी तलवार दुश्मन के चेहरे पर चलाता है। वह कई जख्म देता है, जिससे मॉन्स्टर छोटा होने लगता है और उसके छोटे डीमंस अलग होकर गिर जाते हैं। यह समझकर वह लड़का एक प्लान बनाता है, हमला करने का, और अपने दुश्मन के सामने आ जाता है। बिना दया के वह अपनी तलवार से हमला करता है, बड़े अच्छे और तेजी से। उड़ते हुए कचरे से खुद को बचाने के लिए आइलीन अपनी जादू से एक दीवार बनाती है। जल्दी ही मॉन्स्टर के शरीर के सारे टुकड़े अलग होने लगते हैं, जबकि हमारा हीरो गर्व से अपनी तलवार अंदर रखता है। तब तक वह जादूगर पहले ही ठीक कर रही है। नुकसान को एक सुनहरे रतन से जादू करके दीवारों को ठीक करती है। तलवार